मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन सफलता या फिर आपकी कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का आयु विक्ट्री एजू हब चैनल पर। लगातार हमारी क्लासें अपलोड हो रही है जिससे कि आप फायदा भी उठा रहे हैं। और आज अपनी जो क्लास है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम होने वाला है और इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण राज्य व्यवस्था को एक शॉर्ट नोट्स यानी कि उसको आसान भाषा के अंदर बताने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अगर यह क्लास आपने देख ली तो फिर राज्य व्यवस्था से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। इसके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे राजस्थान में दे रहे हैं या फिर कौन सा भी अदर स्टेट में भी दे रहे हैं, तो फिर ये टॉपिक आपके देखिए राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानमंडल है, तो ये वाले आयोग वाले हैं, तो वो सारे क्वेश्चन सबके लगभग ये टॉपिक सबके होते हैं। तो इसका मतलब राजस्थान वालों को तो सबको ये क्लास देखनी ही है, लेकिन अगर अदर स्टेट के हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना। इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस क्लास को आपको ध्यानपूर्वक सुनना भाई, क्योंकि यह एक रिवीजन क्लास होने वाली है। फटाफट मैं आपको कई सारे टॉपिक इस एक क्लास के अंदर क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी अगर आपको इस क्लास के बारे में जहां जहां टॉपिक आए उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा अगर अब तक आपने अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जरूरतमंद तक इस क्लास को शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। लगातार अपनी क्लासें आ रही हैं और आगे आगे जैसे जैसे आपको क्लासें मिल रही हैं उन क्लासों को देखते जाइएगा और जरूर आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा अब देखिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए मैंने करंट अफेयर्स की क्लासें अपलोड कर दी, चाहे राजस्थान हो, चाहे राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, इन तीनों की क्लासें मैंने अपलोड पहले से कर दी है, यानी कि जनवरी से लगाकर अगस्त तक के। उसके अलावा अपने मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें भी आती हैं। और अब देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को ज्यादा समय को खराब न करते हुए। इस क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस क्लास को हमारा हौसला बढ़ाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, कितने भी जो भी राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं चाहे अदर स्टेट के अंदर भी, तो ये राज्यपाल वाला टॉपिक कॉमन रहता है। ध्यान रखिएगा, इस राज्यपाल वाले टॉपिक को अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो फिर आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे कौन सा भी आयोग वगैरह कौन सा भी आएगा, तो ये फिर राज्यपाल वाला टॉपिक क्लियर है तो आगे जितना भी आने वाला है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको राज्यपाल वाला टॉपिक सही ढंग से देख के पढ़ना होगा। अब देखिए मैं आपको इसमें सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, तो आप धैर्य के साथ इस क्लास को देखते रहिएगा। पहली स्लाइड आ रही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, साथ में मैं आपको यह भी बता दूं जितने भी अनुच्छेद बन सकते हैं इन सब के हम पहले राज्यपाल देखेंगे, फिर मुख्यमंत्री, फिर विधानमंडल, फिर आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, सॉरी राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, इन सबको देखने वाले हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। जितने हैं वो सब कुछ देखने वाले हैं इस एक ही क्लास के अंदर। सबसे पहले राज्यपाल और इसके साथ में अनुच्छेद जहां जहां इंपोर्टेंट, सब लगभग जितने भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है वो सब के सब क्लियर कर दिए गए। तो देखिए सबसे पहले राज्यपाल वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अनुच्छेद नंबर 153 आपको सिर्फ सुनना है। देखिए अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि भारत में किसी भी राज्य यानी कि सभी राज्य या फिर किसी भी राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। कितना? एक राज्यपाल होगा। यह बात कहां पर लिखी हुई? अनुच्छेद नंबर 153 में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 154 में बात यह लिखी हुई है। और देखिए एक बात और है, अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर मूल संविधान के अंदर सभी राज्यों या फिर किसी भी राज्य के अंदर एक ही राज्यपाल होगा। यह बात तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था। उस संविधान संशोधन के द्वारा इसके अंदर एक बात और जोड़ दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात भी 153 के अंदर ही जोड़ रखी है। वर्तमान के अंदर 2 राज्यों का मतलब एक राज्य के अंदर राज्यपाल है तो दूसरे का कार्यभार उसको दिया जा सकता है। तो यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। और यह भी कहां लिखी हुई है? 153 के अंदर। अगला है 154, राज्य के अंदर जो भी कार्यपालिका के संबंधित कार्य होने वाले वो सब के सब राज्यपाल के नाम पे होने वाले। जिस तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की नाम से कार्य होते हैं उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल के नाम से जितने भी सरकारी कार्य हैं वो सब होने वाले हैं। यानी कि कार्यपालिका संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में नियत होगी, ठीक है। अगला देखिए 155,
मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ध्यान से आपको सिर्फ सुनना है और देखना है, ठीक है। अगला देखिए 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो देखिए 155 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 156, अगला देखिए 156 है, उसके अंदर कार्यकाल। अब देखिए इसके अंदर कार्यकाल है 5 वर्ष। उसके अलावा एक बात और लिखी हुई है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रहेगा, यानी कि 5 वर्ष और पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, ठीक है ना। तीनों बातें ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष या फिर पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। अनुच्छेद नंबर 157 योग्यता का वर्णन है भाई, अनुच्छेद नंबर 157 योग्यता का वर्णन है। अब देखिए योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। किस व्यक्ति को बनाएंगे भाई, किस व्यक्ति को बनाने जा रहे हैं, तो देखिए वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। दो ही योग्यता है भाई, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और एक उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष उम्र राष्ट्रपति वाले में भी है, उपराष्ट्रपति वाले में भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन राज्यपाल के अंदर 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत का नागरिक ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। अनुच्छेद नंबर 158 शर्तें, अनुच्छेद नंबर 158 के अंदर शर्तें, राज्यपाल से संबंधित शर्तें इसके अंदर दे रखी है। क्या शर्तें, तो देखिए शर्तें यह हैं, राज्यपाल जब भी बनेगा उस समय एक तो वो सांसद या फिर राज्य के विधानमंडल का किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए भाई। सांसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा शर्तें और क्या है, देखिए और शर्तें हैं कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी वेतन भत्ते इनके दिए जाएंगे वो इनके अंदर वर्णन कर रखा है। उसके अलावा जब तक ये पद पर हैं तब तक इसके ऊपर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका वेतन वगैरह कुछ भी कम नहीं किया जा सकता। यहां तक कि इनके खिलाफ फौजदारी मामला भी दर्ज नहीं हो सकता है जब तक ये अपने पद पर है, ठीक है ना। सिविल मामला, अगर सिविल इनके खिलाफ कोई अगर मामला दर्ज कराना है उसके लिए भी इनको पहले से जानकारी देनी होगी, किनको, राज्यपाल महोदय को। और ये अगर पद से इस्तीफा देते हैं या फिर ये पद पर नहीं रहेंगे तब इनके खिलाफ फौजदारी मामला चला जा सकता है। तो अब तक जितने भी अनुच्छेद हैं सबके सब क्लियर होने चाहिए। राज्यपाल 153 154 कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत हो गई, 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे, 156 इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, 157 2 योग्यताएं, भारत का नागरिक और 35 वर्ष उम्र, और 158 में शर्तें, राज्य, विधानमंडल और फिर संसद के किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किए जा सकते, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी तो वो आपको भी पता होगा भाई, दिवाले भी नहीं होना चाहिए भाई, मानसिक रूप से विकृत भी नहीं होना चाहिए। चलेगा अगला अनुच्छेद नंबर 159। अनुच्छेद नंबर 159 में लिख रखा है शपथ का वर्णन। अब देखिए शपथ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ राज्य के अंदर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, ध्यान रखना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाएगा, किनको, राज्यपाल को। अब देखिए हाई कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश का पोस्ट खाली है तो उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है। तो हाई कोर्ट का ध्यान रखना, हाई कोर्ट का भी किसका है, हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां हैं उसी प्रकार से राज्यपाल की भी समाधान शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड, फांसी जैसी सजा को ये कम नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। तो 161 के अंदर राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं। अब आप मुझे बता दीजिएगा राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां किसमें है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 160 राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। राज्यपाल किन किन कार्य को करने वाले इन सब का उल्लेख कर रखा है 160 में। अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल से जितनी भी शक्तियां हैं वो सब 163 के अंदर। मैं आपको पहले भी बता दूं ये क्लास सिर्फ रिवीजन क्लास है, हम पूरा डिटेल से इसके अंदर नहीं पढ़ने वाले हैं,
क्योंकि अगर पूरा डिटेल से पढ़ने बैठ गए तो फिर एक टॉपिक भी पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला। हमने इस क्लास के अंदर पूरी संपूर्ण राज्य व्यवस्था को समेटने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 163 राज्यपाल की शक्तियां हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 164 मंत्री परिषद। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से तो देखिए राज्यपाल के प्रति, व्यक्तिगत रूप से देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि मंत्री परिषद राजनीतिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखना, राजनीतिक रूप से, जब राजनीतिक रूप से आ जाए तो ध्यान रखना राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से किसके प्रति, तो ध्यान रखना सीएम के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्री परिषद। तो अब इसमें से ध्यान रखना, शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिला देगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अनुच्छेद 161 समाधान के सकते हैं, देख रहे जो भी मृत्युदंड उसको समाधान नहीं कर सकता भाई राज्यपाल, ठीक है ना। और फांसी जैसी सजा को भी कम नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति के अंडर में। अनुच्छेद नंबर 160 राज्यपाल के कर्तव्य का उल्लेख कर रखा है इसमें। अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल की शक्तियां हैं। अनुच्छेद नंबर 164 मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे क्योंकि इनको इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। और सामूहिक रूप से विधानसभा के, ठीक है ना, विधानसभा है, विधानमंडल नहीं होगा। सामूहिक रूप से विधानसभा है, राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री है, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल है। तीनों आपको पता होना चाहिए, प्रश्न कई बार यहां से पूछा गया, तो यह अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। वैसे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ध्यान रखना, शपथ वाला 159 है। और शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। 161 उच्च न्यायालय भाई, ठीक है ना, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय। 161 राज्यपाल की समाधान याद रखना, और 164 वाला भी याद होना चाहिए। चलेगा, अगला प्रश्न लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 165। मैंने कहा ना राज्यपाल अगर आपको याद है आगे वाले जितने टॉपिक है सब याद हो जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये पूरा टॉपिक हमारे आगे ले रखा है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है राज्य का जो महाधिवक्ता आता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल ही करता है। जो महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, जिस प्रकार से भारत सरकार में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्य के अंदर महाधिवक्ता, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम, किसके? राज्य सरकार के जो भी कार्य को संचालन करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो अनुच्छेद 166 के तहत बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 167 मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो सरकार का कैसे हिसाब से सरकार चल रही है, सरकार का हर 10 दिन 15 दिन के बाद में उसका पूरे का पूरे डिटेल जानकारी राज्यपाल महोदय को देनी होगी, ठीक है ना। यह बात इसके अंदर लिख गई है और यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो पूरे के पूरे राज्य के प्रशासन के बारे में राज्यपाल महोदय को अवगत करवाए, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप सब देखते ही हैं जहां जहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन तक की नौबत आ जाती है। सही ढंग से चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर आपको पता ही होगा। अनुच्छेद नंबर 168, अब देखिए अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर विधानमंडल, अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर सिर्फ विधानमंडल है। और विधानमंडल आ जाए तो विधानमंडल के अंदर दो है भाई। विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? कुछ राज्यों के अंदर ध्यान रखना, विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बनता है विधानमंडल। लेकिन राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही है भाई, विधानसभा, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो देखिए विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इनका अनुच्छेद नंबर 168 के तहत गठन होता है। आगे हमारा विधानमंडल वाला पूरा टॉपिक है, ठीक है ना। ये राज्य महाधिवक्ता वाला भी है, पूरा का पूरा वहां पर क्लियर करने वाले हैं। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 171, यहां पर सिर्फ राज्यपाल का कितना रोल है वो चीज देख रहे हैं। अब देखिए विधानमंडल की जब स्थापना हो गई उसके अंदर राज्यपाल मिलकर वो विधानमंडल बनेगा, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 171 विधान परिषद, राज्यपाल, देखिए अनुच्छेद नंबर 171 के तहत राज्यपाल है वो, जब विधान परिषद का गठन किया जाएगा उसके अंदर 1/6 सदस्य कौन मनोनीत करेंगे? राज्यपाल महोदय करेंगे। यानी कि जो विधान परिषद जिस राज्य के अंदर है, अभी राजस्थान के अंदर है नहीं, अगर राजस्थान के अंदर विधान परिषद होती तो उसके अंदर 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य कौन मनोनीत करता? राज्यपाल महोदय करते। और देखिए राज्यपाल महोदय करते, अगर राजस्थान के अंदर विधान परिषद होती तो ध्यान रखिएगा जो विधानसभा की जो सीटें हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किसकी? विधान परिषद की सीटें। तो राजस्थान के उस हिसाब से देखा जाए तो 66-67 सीटें आती हैं, है ना, 66 या फिर 67
विधान परिषद अगर स्थापित होती है तो इतनी सीटें होती हैं, उसका 1/6 सदस्य, किसका 66 या फिर 67 का 1/6 सदस्य राज्यपाल महोदय क्या करने वाले हैं, मनोनीत करने वाले हैं। और वो किस क्षेत्र से होंगे, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, इन क्षेत्र से वो संबंधित होंगे। राज्य विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्य कौन करने वाले, आपके राज्यपाल महोदय करने वाले। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 174, अनुच्छेद नंबर 174 हालांकि मुख्यमंत्री की सलाह से ही काम होता है। सत्र को आउट करना, सत्रावसान या विघटन, ये तीनों काम कौन करता है, राज्यपाल महोदय करता है। देखिए राज्यपाल महोदय सत्र को आउट यानी सत्र को बुलाना, उसके अलावा सत्रावसान, सत्र को अवसान कर देना और विघटन सत्र को समाप्त कर देना, बीच में रोक देना। लेकिन समाप्त स्थगन नहीं आता भाई, ध्यान रखना यहां पर स्थगन शब्द का नहीं। देखिए विधानसभा का जो सत्र है उसका स्थगन नहीं है, बाकी आउट कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं और विघटन कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा समाप्त किया जा सकता है लेकिन स्थगन नहीं किया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्थगन शब्द नहीं है यहां पर। तो इस स्लाइड से आप ध्यान रखिएगा। 165 राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता क्या काम करते हैं, राज्य को कानून से संबंधित जितनी भी जानकारी है, यह सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, कानून से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है यह महाधिवक्ता देता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल महोदय करता है, ठीक है। 166 राज्य के कार्य संचालन के नियम है। 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्य की जितने भी प्रशासन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो राज्यपाल महोदय को उपलब्ध कराए हर 10 दिन 15 दिन, ठीक है ना। 168 विधानमंडल का गठन है, विधानमंडल के अंदर राज्यपाल आते हैं, विधान परिषद आते हैं, विधानसभा आते हैं। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 के तहत देखिए विधान, आपने देखा 170 कहां गए, 170 के अंदर विधानसभा का गठन है भाई, ठीक है ना। 168 विधानमंडल, 169 है ना, उसके अंदर विधानसभा है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ वही बताए गए इसके अंदर जो राज्यपाल से संबंधित है। देखिए राज्यपाल के संबंधित ये है, जो विधान परिषद का गठन होता है उसके अंदर 1/6 सदस्य है, वो आपके कौन मनोनीत करते हैं, तो वो ध्यान रखना राज्यपाल महोदय मनोनीत करते हैं और वो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से संबंधित होते हैं। तो ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा 174 में सत्र को आउट करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, स्थगन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ठीक है ना। चलते हैं अब देखिए अनुच्छेद नंबर 175, अनुच्छेद सब याद साथ में जितना हो सके याद कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी जितना अंदर कंसेप्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला देखिए 175 नंबर अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 175, अनुच्छेद नंबर 175 में कह रहा है सदनों में, दोनों सदन यानी कि विधान परिषद और विधानसभा, अभिभाषण व संदेश भेजने का क्या होगा, राज्यपाल का अधिकार होगा। राज्यपाल का यह अधिकार है कि दोनों सदनों के अंदर अभिभाषण दे या फिर अभिभाषण भेज दे, तो यह अनुच्छेद नंबर 175 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 176 विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण यानी कि जब भी हर साल सत्र स्टार्ट होने से पहले राज्यपाल महोदय का विशेष अभिभाषण होता है और वो अनुच्छेद 176 के तहत होता है। ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 176 के तहत हर वर्ष हर साल जब भी सत्र स्टार्ट होता है उससे पहले राज्यपाल महोदय का क्या होता है, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद नंबर 192 निर्वाचन आयोग के परामर्श से किसी भी सदस्य की अयोग्यता, देखिए कई बार ऐसे भी होते हैं अयोग्यता भी अगर निर्धारित करना है तो वो भी राज्यपाल महोदय का अंतिम फैसला होता है, और लेकिन वो निर्वाचन आयोग से क्या करते हैं, परामर्शन से, परामर्श यानी कि सलाह लेके करते थे। किसी भी जो भी राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा के सदस्य की किसी की भी अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का अगर निश्चय करना है या निर्णय करना है तो फिर राज्यपाल महोदय किससे लेंगे, निर्वाचन आयोग से क्या लेने वाले, सलाह लेने वाले। और ये सलाह अनुच्छेद नंबर 52 के तहत ली जाएगी, अनुच्छेद नंबर 192 के तहत ली जाएगी। अनुच्छेद नंबर 192 के तहत राज्यपाल महोदय निर्वाचन आयोग से यह परामर्श लेंगे और उसके बाद में जो राज्यपाल तय कर लेंगे कि भाई इसकी सदस्यता है वो रद्द की जाती है या फिर इसकी अयोग्यता के कारण इसको क्या किया जाता है, अयोग्य ठहराया जाता है। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 200, तो अब आपको पता होना चाहिए, ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आगे आने वाले भाई, मैं आपको बता दूं सब के सब फैक्ट पूरे ऐड कर दिए गए। अब देखिए अभी तो अनुच्छेद से चल रहे हैं, अनुच्छेद से ही आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको इसी क्लास में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगला है अनुच्छेद नंबर 200, अनुच्छेद नंबर 200 पे क्या है,
कोई भी विधेयक, आप सबको पता होगा विधानसभा के अंदर कोई भी विधेयक रखा जाता है और विधेयक के ऊपर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में जब विधेयक पास हो जाता है और विधानसभा से जब क्लियर हो जाता है, वोटिंग हो जाती है, उसके बाद में जाता है विधेयक राज्यपाल महोदय के पास में। तो राज्यपाल महोदय के जब पास में जाता है तो राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 200 के तहत ही क्या करते हैं, विधेयक के ऊपर सहमति देते हैं। सहमति देखिए इनके पास 3-4 ऑप्शन है, सहमति दे, सहमति न दे और सहमति न दे। और राष्ट्रपति महोदय के लिए भी क्या कर सकते हैं, आरक्षित भी कर सकते हैं और वो बिल वापस भी लौटा सकते हैं। मतलब 4 तरीके से इनके पास इस बिल पर अधिकार है। मतलब विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वापस भी लौटा सकते हैं और राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए उसको रख सकते हैं आरक्षित। ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा एक अनुच्छेद और था, वो पिछली स्लाइड में, अगली स्लाइड में होगा, हाँ ये पढ़ा। ठीक है ना। तो ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर 200 के तहत ये करते हैं क्या, विधेयक पर सहमति देनी है। और ध्यान रखिएगा जब भी विधेयक पर राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर होने होते हैं उसके बाद में ही वो विधेयक अधिनियम बनता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 217, अनुच्छेद नंबर 217 के तहत क्या होता है, ये सभी इस सब में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है भाई, और वही अनुच्छेद लिए गए यहां पर। ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 217 के तहत भी राज्यपाल महोदय देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना। यानी कि जब उच्च न्यायालय, आपको पता होगा उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, उन राज्य के हाई कोर्ट के अंदर जब मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है तो फिर राज्यपाल महोदय से कुछ परामर्श लिया जाता है और वो भी अनुच्छेद नंबर 217 के तहत ये परामर्श लिया जाता है। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को नियुक्ति करने से पहले ये राज्यपाल महोदय से सिर्फ परामर्श लेते हैं, बाध्यकारी सलाह नहीं है भाई। ठीक है, सिर्फ परामर्श लेते हैं, ये ठीक है लेते हैं, बाकी कोई ऐसा ज्यादा कोई नियम वगैरह तो है नहीं, लेकिन ये अनुच्छेद में लिख रखा है इसलिए वो लेते हैं। बाध्यकारी नहीं है, क्या सलाह दी है वो बाध्यकारी नहीं है, किसको बनाना, ठीक है ना, राष्ट्रपति महोदय बना रहे हैं। और वो कॉलेजियम व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। वो आपको प्रोसेस आगे हम हाईकोर्ट लेंगे तब पता चल जाएगा। तो देखिए इसके 217 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित परामर्श देते हैं कौन, राज्यपाल। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है ना। 175 सदनों में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार किसका, राज्यपाल महोदय का। अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण हर साल स्टार्ट होने से पहले, क्या सत्र स्टार्ट होने से पहले, सत्र हर साल स्टार्ट होता ना, उससे पहले राज्यपाल का क्या होने वाला है, विशेष अभिभाषण होने वाला है। उसके अलावा अनुच्छेद 192 कोई भी सदस्य है विधानसभा के अंदर कोई सदस्य चुन के आया और उसकी अयोग्यता का निश्चित करना है या निर्णय करना है तो उसका निर्वाचन आयोग से परामर्श करके राज्यपाल महोदय उनको क्या कर देते हैं, अयोग्य घोषित कर देते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है तो उसके ऊपर सहमति देनी है या फिर नहीं देनी है, तो यह भी कौन डिसाइड करते हैं, राज्यपाल महोदय। किस विधेयक के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत, 200 के तहत। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है उन नियुक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति को क्या देते हैं, सलाह या परामर्श देते हैं। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 201, अनुच्छेद नंबर 201। अब देखिए 200 के तहत राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक है वो आरक्षित कर दिया, और वो आरक्षित कब कब करेंगे, ध्यान रखना, वो आरक्षित तब तब करेंगे जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, जब क्या हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, या फिर हाई कोर्ट की शक्तियों को कम किया जा रहा है, कोई ऐसा विधेयक लेके आगे। ठीक है ना। जब जब ऐसे ऐसे विधेयक आने वाले हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो, चाहे हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करते हो, ऐसा विधेयक या फिर कोई ऐसा विधेयक राज्य सरकार लेके आ गई जिसके अंदर राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है या राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, ठीक है ना, तो वो बिल पास नहीं हो सकता है। तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल तो कर देते हैं आरक्षित, लेकिन जब राष्ट्रपति है ना, आरक्षित विधेयक पर प्रतिक्रिया, अब जो आरक्षित विधेयक है ना 201 के तहत जो आरक्षित कर दिया था, उस 201 के तहत आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया है, वो 201 के तहत आएगी। ठीक है ना। अब राष्ट्रपति महोदय 201 के तहत उस आरक्षित विधेयक पर क्या देने वाले हैं, प्रतिक्रिया देने वाले हैं। इस पर राष्ट्रपति देने वाले, वो राज्यपाल से संबंधित था। अब ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए राष्ट्रपति भी दे सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, मतलब सहमति दे सकते हैं।
सहमति नहीं भी दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। यह उनकी कोई फिक्स सीमा और समय सीमा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी तमिलनाडु वाला मामला आया था, उसमें 3 महीने निश्चित भी किए हैं अभी, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं तमिलनाडु वाले जो डिसीजन आया ना, निर्णय, उसके अंदर। अब देखिए अगला है अनुच्छेद नंबर 213। जिस प्रकार से केंद्र में 123 के तहत जब सत्र नहीं चल रहा हो, जब सत्र नहीं चलता है तो कोई भी ऐसा कोई कानून बनाना जरूरी हो गया, तो फिर राज्यपाल राज्य के अंदर 213 के तहत अध्यादेश जारी कर देता है, और वो बाद में जैसे ही वापस सत्र स्टार्ट होता है तो वो सत्र के अंदर रख के उसको वापस पास करवा देता है। अगर पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो वहीं समाप्त हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। 6 माह और 6 सप्ताह, अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह इसकी समय सीमा है, किसकी? अध्यादेश की। राष्ट्रपति 123 है, लेकिन राज्यपाल राज्य के अंदर 213 के तहत, ठीक है। और अध्यादेश कब जारी कर सकता है? देखिए अध्यादेश कभी भी जारी किया जा सकता है, और जब भी सत्र नहीं चल रहा हो, अगर हो सकता है मौलिक अधिकारों का कोई हनन हो रहा है और अभी सत्र नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल कुछ अचानक कानून भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 233, अनुच्छेद नंबर 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। अनुच्छेद नंबर 333, हाँ ये इंपोर्टेंट है भाई, देख लेना। अनुच्छेद नंबर 333, आंग्ल भारतीय समुदाय। देखिए ये प्रावधान अब हट चुका है। आपको इतना याद रखना है कि राज्यपाल महोदय, जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत करते थे, है ना, वो 2020 25 जनवरी 2020 के बाद में 104वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए वो जो समय सीमा थी उसको अगले टाइम के लिए या फिर 10 वर्ष अगले के लिए नहीं बढ़ाई गई, और इसी कारण से वो वहीं समाप्त हो गया। और उस हिसाब से उस कानून के अंदर एक यह भी लिखा हुआ था कि राज्य विधानमंडल के अंदर भी अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर व्यक्ति नहीं है, सदस्य नहीं, अगर विजय होकर आया या जीत के नहीं आया, तो फिर राज्यपाल को भी एक अधिकार था कि वो विधानसभा के अंदर भी एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या कर सकता था, विधानसभा के अंदर मनोनीत कर सकता। लेकिन यह प्रावधान अब हट चुका है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का जो राज्यपाल महोदय द्वारा एक व्यक्ति मनोनीत होता था, वो अनुच्छेद नंबर 333 के तहत होता था। बस इतनी चीज याद रखनी है। मैं फिर आपको बता दूं, यह क्लास सिर्फ रिवीजन क्लास है, हम डिटेल से जानकारी नहीं लेने वाले हैं इसमें। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, जिससे कि मैं आपको फटाफट कई अधिक टॉपिक, यानी कि पूरी की पूरी संपूर्ण राज्य व्यवस्था को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि अभी पहला टॉपिक चल रहा है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप धैर्य बनाए के रखें। और ध्यान रखिएगा, अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि आने वाले जो भी क्लास होगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास होगा। और अगर पीडीएफ को प्राप्त करना है तो फिर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 234, न्यायिक सेवा के लिए भर्ती। अब देखिए, यह तो हो गया न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह। इनके अलावा अगर हाई कोर्ट के अंदर कुछ भी न्यायिक पदों के लिए कोई भर्ती करवानी है तो उसकी भी अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल महोदय स्वीकृति देते हुए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 356, राज्यपाल, देखिए मुख्यमंत्री जानकारी देता है बार बार, हर 15 दिन 10 दिन बार में प्रशासन या फिर शासन की जानकारी देता है। लेकिन अगर राज्य के अंदर शासन या फिर प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा है या वहां पर सरकार अभी अलग मत में आ गई और मुख्यमंत्री ये कह दे कि भाई अब सरकार नहीं चल सके, वो बहुमत नहीं हो उनके पास, तो फिर राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति से यह सिफारिश करेंगे कि इस राज्य के अंदर अब शासन नहीं चल सकता। राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता को अभी क्या है, वो क्या नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है, तो इसलिए आप क्या कर दीजिएगा, यहां पर प्रेसिडेंट शासन लगा दीजिएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन को लगा दीजिएगा। तो यह 356 के तहत, इनके 356 में भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि लागू राष्ट्रपति महोदय करता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, लागू राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसके लिए सिफारिश है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। चलेगा, अगले में चले। देखिए 213 ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर प्रतिक्रिया 201 के तहत देता है, 200 राज्यपाल, ठीक है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल। 333 आंग्ल भारतीय समुदाय पहले, अब नहीं। 234 न्यायिक पदों के लिए भर्ती करवानी है तो भी राज्यपाल स्वीकृत। 356 हालांकि लगातार राष्ट्रपति हैं, लेकिन सिफारिश राज्यपाल करते हुए चलेगा।
हाँ तो भाई ये हो गया हम कंप्लीट, अनुच्छेद वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम फटाफट और देखते हैं, फैक्ट वगैरह देखते हैं। देखिए विभिन्न नियुक्तियां, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, वापस से देख लीजिएगा। सीएम, महाधिवक्ता, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करने वाला है? राज्यपाल करने वाला है। अब देखिए राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सलाह देना। देखिए जो हाई कोर्ट के, अभी पढ़ के आए हम, तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, 217 के तहत पढ़ के आए ना, अनुच्छेद नंबर 217, तो भाई राष्ट्रपति महोदय को क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। कौन दे सकता है? राज्यपाल दे सकते हैं भाई। अब देखिए विधानसभा के अंदर विभिन्न प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब है वार्षिक रिपोर्ट, विधानसभा के अंदर वार्षिक रिपोर्ट, आरपीएससी जैसे जैसे भर्तियां कराती हैं, एक साल के अंत में उसका पूरा का पूरा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और वो राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा। और राज्य वित्त आयोग जो कि 5 वर्ष के लिए होता है, और ये भी पूरा का पूरा हर साल अंतिम समय, साल के एंड में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, पूरी की पूरी रिपोर्ट वो देगा राज्यपाल महोदय को। और राज्यपाल महोदय फिर विधानसभा के अंदर रखेंगे और फिर उसके बारे में क्या होगी? चर्चा की जाएगी। ध्यान रखना। तो आरपीएससी और राज्य वित्त आयोग। अगला देखिए हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह, ये तो हो चुका था भाई, वापस से आ गया। राज्यपाल मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल शक्तियां प्राप्त नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया था। राज्यपाल को मृत्युदंड जैसी शक्तियां या फिर कोर्ट मार्शल यानी कि सैनिक गतिविधियां या फिर सैनिक शक्तियां या फिर सैनिक कोर्ट के अंदर राज्यपाल को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा धन विधेयक राज्य के अंदर जो भी राज्य के अंदर धन विधेयक अगर पारित करवाना है तो राज्यपाल के सहमति से ही विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। ठीक है ना? धन विधेयक के लिए राज्यपाल की पहले सहमति जरूरी है और अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। उसके अलावा राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल महोदय करते हैं 5 साल के लिए। अब 7वां वित्त आयोग, 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और आप बताइएगा जो 7वां राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने। तो ध्यान रखना 7वां वित्त आयोग है ना, और ये भी 5 वर्ष के लिए राज्यपाल महोदय ही क्या करते हैं? गठन करते हैं। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह है। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल, देखिए प्रथम राज्यपाल पुरुष पूछे तो गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम महिला पूछे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए, राजस्थान के वो राज्यपाल जिनका निधन हो गया पद पर रहते हुए, तो देखिए एक तो दरबारा सिंह थे, उसके अलावा निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह, ये शैलेंद्र सिंह है, शैलेंद्र सिंह नहीं है, और शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, यानी कि दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव। ठीक है ना? तो ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, श्रीमती प्रभा राव। कई बार पूछा गया। विधानसभा के स्पीकर भी रहे थे, कौन? दरबारा सिंह। ये सभी राज्यपाल से संबंधित फैक्ट है, इंपोर्टेंट। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे? गुरुमुख निहाल सिंह रहे। गुरुमुख निहाल सिंह सबसे पहले, महिला पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, निधन पूछे तो दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रतिभा देवी श्रीमती प्रभा राव। विधानसभा में स्पीकर दरबार सिंह और सर्वाधिक समय तक गुरुमुख निहाल सिंह रहते। चलेगा, आगे चलते हैं। राजस्थान के वो राज्यपाल जो कि न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, तो देखिए नवरंग लाल टिबेरवाल, एक वेदपाल त्यागी और एक मिलाप चंद जैन और एक स्वरूप सिंह। 4 व्यक्ति हैं जो कि न्यायाधीश रहते हुए कार्यवाहक राज्यपाल भी रहते। तो देखिए नवरंग लाल टिबेरवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन, स्वरूप सिंह। 1975 में जब आपातकाल लगा था देश में, उस समय सरदार जोगेंद्र सिंह जी थे क्या? राज्यपाल। तो अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा, जब 1975 के अंदर आपातकाल लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन था राजस्थान का? ठीक है ना? तो सरदार जोगेंद्र सिंह थे। संसद के दोनों, देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य एक तो कलराज मिश्र थे और एक मार्गेट अलवा। कलराज मिश्र, मार्गेट अलवा संसद के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य थे। ये दोनों व्यक्ति, 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य थे। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान के
राज्यपाल भी रहे। एक तो रहे बलिराम भगत, देखिए बलिराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकम सिंह, तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो कि लोकसभा के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। एक तो बलिराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकम सिंह, ध्यान रखना। और ऐसी राज्यपाल जो कि महिलाएं थी, राजस्थान में महिलाएं रह चुकी हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, तीन महिलाएं। वापस से देख लीजिएगा फटाफट एक बार। कार्यवाहक राज्यपाल नवरंग लाल टिबेरवाल, वेदवाल त्यागी, मिलामचंद जैन और स्वरूप सिंह। 1975 के समय जोगेंद्र सिंह, संसद के दोनों सदन के सदस्य कलराज मिश्र, मार्गरेट अल्वा, लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकम सिंह, महिलाएं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ये आपको फैक्ट है, सीधे डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है, इसका मतलब आपको सीधे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। फैक्ट है भाई जो कि सबको पता होना चाहिए और आपको मैंने बता दिया है, अब याद आपको होना ही चाहिए भाई। याद क्या करना, तीन महिलाएं हैं और तीन लोकसभा के अध्यक्ष रह गए और दो ये रह गए भाई संसद के सदन, ये कलराज मिश्र, मार्गरेट अल्वा अभी थोड़े दिन पहले थे, या थोड़े दिन अभी तो नहीं थे भाई, उससे पहले थे भाई। 1975 जोगेंद्र सिंह आपको याद हो जाएगा। और ये तीन महिलाओं का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। महिला वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और ये याद भी आसान हो जाएगा। और कलराज मिश्र ये संसद के दोनों सदस्य थे भाई ना। चलिए, सबसे कम राज्यपाल, यानी कि सबसे कम राज्यपाल नहीं है, सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, तो टीवी राजेश्वर थे भाई। टीवी राजेश्वर थे। और ऐसे राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री भी रहे थे, कल्याण सिंह और मदन लाल खुराना। देखिए मदन लाल खुराना, बसंत दादा पाटिल और संपूर्णानंद और गुरुमुख निहाल सिंह, एम चेना रेड्डी, ये वो राज्यपाल हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये वो राज्यपाल हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। एक बार वापस से देख लीजिएगा, कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना, बसंत दादा पाटिल, संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह, एम चेना रेड्डी। और देखिए राज्यसभा का उपसभापति वो रहे थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एकमात्र जो कि राज्यसभा का क्या रहे थे, उपसभापति, जिसका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये याद होना चाहिए। टीवी राजेश्वर जो कि सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना, बसंत दादा पाटिल। ये मैंने 2-3 बार बता दिया है, लेकिन आपको ये फैक्ट है सीधे याद होना चाहिए। ये महिला वाले जितने भी मैं बता रहा हूं वो सब आपको याद होने चाहिए। महिला वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए ये 4 हैं और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, ठीक है। और ये चारों को यहां से प्रश्न डायरेक्ट आता है, इसलिए आपको सबको याद यही कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन, देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के समय 2 राज्यपाल रहते। पहला राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था और देखिए ये 1967 में लगा। एक तो पहला राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में लगा। और एक तो थे संपूर्णानंद और एक थे सरदार हुकम सिंह। यानी कि जब लगा था उस समय संपूर्णानंद थे, जब हटा उस समय हुकम सिंह जी थे भाई। दूसरा राष्ट्रपति शासन हरदेव जोशी के समय 1977 में, रघुकुल तिलक, ठीक है ना। और तीसरा राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत 1980, रघुकुल तिलक ही थे इस समय भी। मतलब दूसरा और तीसरा दोनों के समय रघुकुल तिलक ही थे राज्यपाल, ठीक है ना। और चौथा भैरव सिंह शेखावत थे, 1992 में लगा था। इस समय डॉक्टर एम चेना रेड्डी 1992 में और एक बलिराम भगत 1993 में। तो ध्यान रखना 92 से 93 वो रह गए और 93 में ये थे लास्ट में। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर 4 बार लगा, 67, 77, 80 और 92, ठीक है। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया जिसके समय संपूर्णानंद और हुकम सिंह जी, ठीक है। संपूर्णानंद पहले थे और फिर हुकम सिंह जी। दूसरा लगा हरदेव जोशी के समय 1977, रघुकुल तिलक। तीसरा भैरव सिंह शेखावत 1980, रघुकुल तिलक। चौथा भी भैरव सिंह शेखावत, लेकिन आगे कौन थे, यहां पर एम चेन्ना रेड्डी आ गए और यहां पर बन गए थे कौन, बलिराम भगत। तो यह आपको पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न ये तो आएगा ही आएगा भाई, यहां से तो हर बार पूछता है भाई, एक तो पूछ ही लेगा, ठीक है ना। तो चारों याद होने चाहिए, 1967, 1977, 1980 और 1992। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान के अंदर। अब देखिए कुछ प्रशासनिक आयोग वगैरह दे रखे हैं। तो देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसकी स्थापना 1966 में होती है। मैंने बोला ना हम शॉर्ट में ले रहे हैं भाई, शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। राजमनार समिति 1969, क्योंकि इसमें क्रम सेट करवाता है इसलिए मैंने बता दिया। सरकारिया आयोग 1983 में, वेंकट चलैया आयोग 2000 में और पूंची आयोग 2007 में। देख लीजिएगा प्रशासनिक, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना। राजमनार समिति 1969,
सरकारिया आयोग 1983, वेंकट चेलिया आयोग 2000 और पूंची आयोग 2007। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी आयोग है वो सब इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि मैचिंग वाले प्रश्न यानी कि मैच कराने वाले में ये जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी आयोग ये आपको पता होना चाहिए 1983, और पूंची आयोग 2007 वाला भी पता होना चाहिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी 1966 है। तो ये लगभग आपको सब पता होना चाहिए, 1969 और वेंकटचर्या 2000। हाँ भाई, राज्यपाल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम मुख्यमंत्री वाला लेने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री वाला टॉपिक लेने वाले हैं और टाइम भाई हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब देखिए जितना होगा हम इस क्लास को ऐसे हर एग्जाम के लिए काम आने वाली होगी भाई। तो इसलिए हम थोड़ा टाइम तो ज्यादा जा सकता है, लेकिन संपूर्ण राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करके ही इस क्लास को पूरा करेंगे। चलिए चलते हैं मुख्यमंत्री की ओर, बढ़ते हैं आगे। अब मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ने गए, अनुच्छेद सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 163, अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल की सहायता के लिए। अनुच्छेद नंबर 163 के अंदर यह लिख रखा है कि अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है ना। उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, और मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल महोदय करता है। विधानसभा का बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो 163 के अंदर राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया हेड मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री को हमेशा राज्यपाल नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते भाई। अनुच्छेद नंबर 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति आ गया। 163 में तो इतना ही लिख रखा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन अनुच्छेद नंबर 164 में यह लिख रखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। फिर मुख्यमंत्री परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। विभागों का आवंटन राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन सब इनकी परामर्श से, किसके, मुख्यमंत्री की परामर्श से। अनुच्छेद नंबर 164 मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह बात देख लीजिएगा, मैंने पहले भी अभी पढ़ के आया था, वहां पर ये वापस रिपीट हो रहा है। 164 के तहत राज्य की जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति क्या होगी, मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के क्या प्रति होगी, सामूहिक उत्तरदायित्व होगी। सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी भाई 164 के अंदर। तो यह आपको पता होना चाहिए 164। अगला देखिए 166 समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यह हम पहले देखे हैं, समस्त वहां पर हम और देखे आए थे, लेकिन यहां पर देखिए समस्त कार्यपालिका के कार्य है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। यह मुख्यमंत्री वाले टॉपिक के अंदर भी अलग से मेंशन कर दिया है। मतलब राज्यपाल वाले में भी लिख दिया गया था कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत होगी, लेकिन यहां पर भी लिख दिया गया कि समस्त कार्यपालिका कार्य है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्त किया जाता है। ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श से। ठीक है। तो यह भी था। 164 में मंत्रियों की नियुक्ति है, 163 में राज्यपाल की सलाह एवं सलाह और परामर्श के लिए क्या बनाई हुई, एक मंत्री परिषद होगी। तो ध्यान रखना, सब के सब याद रखना। इसमें मंत्री परिषद जो कि राज्यपाल के लिए एक मंत्री परिषद होगी, नियुक्ति मुख्यमंत्री की, और इसमें विधानसभा के प्रति सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राज्यपाल, और राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री। इसके ऊपर समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से। अनुच्छेद नंबर 164 4 6 माह में किसी भी एक सदन का क्या होना चाहिए, आपको सदस्य होना जरूरी है भाई। 6 महीने का कोई भी विधानसभा का अगर सदस्य बनता है तो फिर, या फिर विधानसभा का सदस्य नहीं भी बनता है तो भी उसको मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री तक उसको बनाया जा सकता है, लेकिन क्या करना होगा उसको, अगले 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद जो भी राज्य के अंदर है उसका सदस्य होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो देख लीजिएगा 6 माह में किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं होता है तो 6 माह बाद वो मंत्री नहीं रहेगा। यह बात 164 4 के अंदर लिख रखी है। मतलब 6 महीने के तक, अगर आप 6 महीने तक आप भले विधानसभा के विधायक नहीं भी बने हैं तो भी आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। 6 महीने तक आप सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
6 महीने के बाद में आपको विधान परिषद या फिर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अनुच्छेद नंबर 164(5) वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन कर रखा है। और अनुच्छेद नंबर 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मैंने अभी पढ़ाया था ना, 167 के तहत ही मुख्यमंत्री का यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि वो हर 10 दिन 15 दिन के बाद में राज्य की जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं है या फिर राज्य के अंदर शासन कैसे चल रहा है वो राज्यपाल को अवगत कराए। तो ये तीनों चीजें याद पता होनी चाहिए। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, मुख्यमंत्री की वो जितनी भी वो शर्तें हैं वो तो आपको पालन करना होगा योग्यता की, लेकिन वो योग्यता की पालन करते हैं और बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य होते भी क्या मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन सकता है? तो बन सकता है भाई 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने से पहले उसको। अब देखिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री पद की योग्यता क्या है। देखिए अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या फिर मंत्री बनना है तो देखिए अगर एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत का नागरिक, ऐसी बात नहीं है। 25 वर्ष की क्या होनी चाहिए? आयु पूरी करनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए भैया। विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए भैया। हाँ सदस्य होना चाहिए, लेकिन ये बात यहां पर यह लिखी हुई है कि 6 महीने तक, 6 महीनों के अंदर अंदर आपको विधानमंडल लिख रखा है, यानी कि विधान परिषद या फिर विधानसभा, इनमें से किसी में से, दोनों में से एक का क्या होना चाहिए? 6 महीने के अंदर सदस्य होना चाहिए। भारत का नागरिक, 25 वर्ष उम्र, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और विधानमंडल के किसी भी एक का सदस्य होना चाहिए, जो कि अगले 6 महीने के अंदर आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत। यह था अपना मुख्यमंत्री। हाँ तो भाई यह था अपना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न वो यही पूछता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है। बाकी जितने भी अनुच्छेद बन सकते हैं वो मैंने बता दिया है, योग्यता मैंने बता दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है अब है राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मैंने कहा ना, सब टॉपिक आएंगे अपने। और अगर आप अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फिर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ वहां पर मिलने वाली है। ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और जो चैनल को ज्वाइन करने से यह होगा कि जो भी हम इसके अंदर चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डालेंगे जिसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होगा। अब देखिए राज्य का महाधिवक्ता इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से भी आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महाधिवक्ता है ना, वो महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या फिर विधिक सलाहकार होता है। राज्य के अंदर राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की अगर कोई विधिक जानकारी चाहिए या विधिक सलाहकार सलाह चाहिए या फिर विधिक संबंधी, कानून संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो कौन देगा? राज्य का महाधिवक्ता। अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार में कौन देगा? महान्यायवादी। ठीक है ना, तो वह आपको ध्यान रखना है। विधि अधिकारी होगा जो ये सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मैंने अभी बताया ना, मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नियुक्ति राज्यपाल करता है। शपथ महाधिवक्ता को कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। कार्यकाल कितना है? राज्यपाल करता है। भाई सब कुछ राज्यपाल कर रहे हैं तो फिर राज्यपाल के प्रशासन पर ही वो पद धारण करेगा। ठीक है ना, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक। ठीक है, वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, यानी न्यायाधीश है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश लिख रखा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अब देखिए वेतन से समझिए, जो राष्ट्रपति है उसका वेतन 5 लाख है। ठीक है, राज्यपाल है उनका वेतन 3.5 लाख है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन कितना है? 2.80 लाख है। अब देखिए 2.80 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख है। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 है। यहां पर क्या बोल रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, यानी कि 2,25,000 रुपए क्या मिलने वाले हैं? इनको वेतन मिलने वाला है। किनको? महाधिवक्ता को, राज्य के महाधिवक्ता को वेतन हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान इनको वेतन मिलने वाला है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए अनुच्छेद नंबर 177 के अंदर क्या लिख रखा है? महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। यानी कि यह विधानमंडल का भाग तो नहीं है। जो भी क्या है, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, क्योंकि उसने सदस्यता थोड़ी, भाई वो जीत कर थोड़ी आया है, वो सदस्य नहीं है, लेकिन वो भाग ले सकता है। वो राज्य की विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। भाई
वोट यानी कि मत नहीं दे सकता है, कोई भी विधेयक पे वोट नहीं दे सकता। अब देखिए इसकी योग्यता किसको बनाए, तो ध्यान रखना वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। देखिए एक तो योग्यता वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक पद, आपने तो यहां से देखिए 10 वर्ष तक न्यायिक पद और 10 वर्ष तक वकील। सीधी सी बात यह है 10 साल तक भारत का नागरिक हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर 10 साल तक क्या रखा हो, वकील रह गया हो, और किसी भी राज्य के अंदर 10 साल तक न्यायिक पद को संभाला हो। ठीक है, उसको हम क्या बना देंगे, राजस्थान का महाधिवक्ता। और देखिए राजस्थान का जो पहला महाधिवक्ता है वो जीसी कासलीवाल है, और वर्तमान में कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद है ना, वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद हुए, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। महाधिवक्ता जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल के प्रशासन पर इनका पद कार्यकाल होता है। वेतन इनके हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख है, जबकि अन्य न्यायाधीश 25 लाख है भैया, ठीक है ना। और इनको किसको बनाएंगे, तो ध्यान रखना वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल तक वकील रहा हो, 10 साल तक न्यायिक पद को धारण किया हो। पहले जीसी कासलीवाल, अब आ गया अपना विधानमंडल। अपना देखिए मुख्यमंत्री हो चुका है, राज्यपाल हो चुका है, महाधिवक्ता हो चुका है। अगला चौथा टॉपिक हमारा विधानमंडल, इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और देख लेना। अब सबसे पहले अनुच्छेद से ही चलने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद से डायरेक्ट हम अनुच्छेद 7 में लेके चल रहे हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। अनुच्छेद नंबर 168 विधानमंडल का गठन, मैंने पहले भी बताया था, अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर विधानमंडल लेकर का है, विधानसभा नहीं लेकर का है। विधानमंडल किससे बनती है, राज्यपाल, और जिस राज्य के अंदर विधानसभा या फिर विधान परिषद है, तीनों से मिलकर विधानमंडल बनने वाली है। तो पहला पॉइंट क्लियर। अनुच्छेद नंबर 169 में क्या है, विधान परिषद का निर्माण और इसको समाप्त। विधान परिषद का निर्माण, देखिए विधान परिषद का निर्माण कौन करता है, तो विधान परिषद का निर्माण है वो सरकार, यानी जिस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना है, तो उस राज्य के विधानसभा एक प्रस्ताव बना के उस प्रस्ताव को पास करके केंद्र सरकार यानी कि संसद के पास भेजेगी। अब वो संसद चाहे तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, और ध्यान रखना बाद में भी संसद चाहे तो ही उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर है एकदम। तो विधान परिषद का निर्माण कौन करने वाली है, संसद करने वाली है, लेकिन किसके अनुमोदन पर, ध्यान रखना विधानसभा के अनुमोदन पर, जिस राज्य के अंदर स्थापना करनी है। अनुच्छेद नंबर 170 राज्य विधानसभा का गठन, 170, 68, 69 में विधान परिषद का निर्माण जो कि संसद करेगी। 170 राज्य विधानसभा का गठन, ठीक है, इसके अंदर राज्य विधानसभा का गठन होगा जो कि राज्य के अंदर होता है, जो अब अगली स्लाइड के अंदर हम पूरा का पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। लेकिन अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 171 विधान परिषद का गठन है। 70 में राज्य विधानसभा का गठन है, 71 में राज्य विधान परिषद का गठन है, और 172 के अंदर विधानमंडल की अवधि, जो कि दोनों की अवधि का अलग अलग वर्णन कर रखा है। ठीक है, तो ये चारों के चारों 5 है। 68 विधानमंडल का गठन, 168 विधानमंडल का गठन है जो कि तीनों से मिलकर बनता है, अगर 2 है तो 2 से बन जाएगा, तीसरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद नंबर 169 विधान परिषद का निर्माण जो कि कौन करता है, संसद करती है, किसके अनुमोदन पर, राज्य की विधानसभा पर। अनुच्छेद नंबर 170 राज्य विधानमंडल का गठन है। 171 विधान परिषद का क्या है, गठन है, लेकिन 172 विधानमंडल की अवधि जो इनका कार्यकाल है। अब देखिए ये आ गया अपना विधान परिषद, पूरे के पूरे एक ही स्लाइड के अंदर विधान परिषद है। मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल से बता रहा हूं, एक ही स्लाइड से पूरा क्लियर हो जाएगा। विधान परिषद देखिए 169 के अंदर क्या लिख रखा था कि विधानसभा 169, ये देखिए 169 अभी पढ़ के आए ना, ये देखिए विधान परिषद का निर्माण है, विधान परिषद का निर्माण 169 था ना, तो देखिए 169 में कह रहा है विधानसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद द्वारा, अगर राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से अगर यह विधेयक पास कर दे कि इस राज्य के अंदर, हमारे यहां राज्य के अंदर क्या करना चाहिए, विधान परिषद का गठन करना है, और हम
संपूर्ण 2/3 सदस्य चाहते हैं कि हमारे यहां पर क्या किया जाए, विधान परिषद का गठन किया जाए, तो फिर वो संसद गठन करेगी या नहीं करेगी वो तो उसके ऊपर है, लेकिन करेगी कौन, संसद करेगी। समाप्त भी कौन करेगी, संसद ही करेगी। तो देखिए अब 171 के अंदर क्या था, 171 के अंदर था कि विधान परिषद का क्या गठन, ये रख देखिए विधान परिषद का गठन। अब देखिए विधान परिषद का गठन होगा ना तो कम से कम, यानी कि मतलब कम से कम 40 हो सकते हैं भाई, कम से कम 40 हो सकते हैं और अधिकतम 1/3 हो सकते हैं भाई विधानसभा के। मतलब उस हिसाब से देखा जाए राजस्थान का 200 का 1/3, ठीक है, तो 66 आता है भाई, ठीक है, 66 पॉइंट कुछ आता है ना, तो मतलब 67 हो सकता है ये वाला। 67 के लिए पहले भी भेजा गया था राजस्थान के लिए, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। तो देखिए विधान परिषद के अंदर 171 के अंदर विधान परिषद का जो गठन है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो विधान परिषद के अंदर कम से कम तो 40 हो सकते हैं, कम से कम कितने, 40 हो सकते हैं। अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य हो सकते हैं, 1/3 सदस्य मतलब 67 हो सकते हैं, इससे ज्यादा राजस्थान के अंदर नहीं हो सकते भाई। अब देखिए 182 विधान परिषद के सदस्य, सभापति, उपसभापति। देखो 182 के अंदर विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो इसके अंदर विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति बनाएगा और एक उपसभापति बनाने वाला है। और यह अनुच्छेद कौन से में लिख रखी बात, यह बात लिख रखी है 182 के अंदर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब 182 के अंदर एक सभापति बनेगा, एक उपसभापति बनेगा, वो किसमें से, उन्हीं विधान परिषद सदस्यों में से जो भी होंगे। अब देखिए विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन, अब भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन अब निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन के हिसाब से कौन कौन होंगे, आपने बता दिया राजस्थान के अंदर 67 होंगे अगर बनती है तो। अब इसके अंदर 67 का देखिए, अब आप देखिए इसका ढांचा ये इस प्रकार से है, जो निर्वाचन होने वाला है वो देखिए 1/3 सदस्य विधानसभा से, ये पहले भी बोल दिया 1/3 सदस्य विधानसभा से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएंगे। और हमने दो चीज पढ़ ली, एक चीज ये भी पढ़ ली है 1/6 सदस्य राज्य का राज्यपाल उसमें क्या करेगा, मनोनीत करेगा। पहले पढ़ के आए ना भाई, कला, साहित्य, समाज और सहकारिता, ठीक है ना। तो 1/6 तो राज्यपाल मनोनीत कर लेगा, 1/3 राज्य की विधानसभा से आ जाएंगे और 1/3 सदस्य देखिए स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार नगर पालिका, नगर पंचायती राज है ना, उनमें से आ जाएंगे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य स्थानीय सरकार से। तो ठीक है ना, 1/3 विधानसभा से, 1/3 स्थानीय सरकार से, 1/6 राज्य का राज्यपाल मनोनीत कर लेगा। लेकिन देखिए दो ये और रहे, 1/12 स्नातक, यानी कि 3 साल की कोई डिग्री स्नातक की प्राप्त कर चुका है, वो इसके अंदर क्या देंगे, वोट देंगे भाई। देखिए ये निर्वाचन की पद्धति बता रहे हैं, मतलब ये निर्वाचन हो रहा है, मतलब ये सदस्य होने वाले, ठीक है ना, ये निर्वाचन इनका इस हिसाब से होने वाला है, इस हिसाब से इनका निर्वाचन वोट कौन कौन देंगे उसका ये बता जा रहा है। मतलब 1/3 सदस्य विधानसभा से, 1/3 सदस्य स्थानीय सरकार से, 1/6 सदस्य राज्यपाल महोदय मनोनीत कर लेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा ढांचा रहने वाला, निर्वाचन इनका कैसे होने वाला है इसका ये दे रखा है। 1/12 सदस्य स्नातक 3 वर्ष पूर्व डिग्री प्राप्त वाले होंगे, 1/12 माध्यमिक या उससे उच्च कक्षाओं का 3 वर्ष से अधिक शिक्षण का अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा, ध्यान रखना शिक्षकों द्वारा निर्वाचन किया जाएगा 1/12। तो देखिए 5 प्रकार के हैं ये पूरे, 5 प्रकार के, 1/3 2 बार, 1/3 2 बार है, 1/12 2 बार है और 1/6 1 बार है, ठीक है। तो देखिए 1/3 सबसे पहले 1/3 कहां से, विधानसभा का 1/3, फिर 1/3 स्थानीय सरकार का 1/3, 1/6 राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, ठीक है ना, 1/6 सदस्य। उसके अलावा 1/12 सदस्य स्नातक, 1/12 सदस्य माध्यमिक, आप शॉर्ट याद करना, 1/3 विधानसभा, 1/3 स्थानीय सरकार, 1/6 राज्यपाल और 1/12 स्नातक, 1/12 माध्यमिक। शॉर्ट याद करना जिससे ही याद होने वाला है। जो बड़ा थे, जो बड़े बड़े थे ना भाई, देखे विधानसभा बड़ी थी, स्थानीय सरकार भी बहुत बड़ी है, तो इनमें से तो छोटा छोटा कर लिया 1/3, ठीक है। राज्यपाल के लिए 1/6 कर लिया और इन दोनों के लिए ये है तो इनके लिए 1/12 कर लिया। तो ये याद आप आसानी से कर लेंगे। तो ये भाई इनमें से प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको ये पूरा ढांचा तो पूरा याद होना चाहिए। निर्वाचन वाला तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिए इनका कार्यकाल, देखिए विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं है क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता उसी प्रकार से विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष, 6 वर्ष होता है भाई,
6 वर्ष होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन देखिए प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर होता है उसी प्रकार से 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या होने वाले हैं, सेवानिवृत्त, अरे सॉरी सेवानिवृत्त हो जाएंगे ना, मतलब पद मुक्त हो जाएंगे 1/3 सदस्य। सदस्यों की अगर कोई सदस्य बनना चाहे तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना, उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत में अब तक जो वर्तमान में अब तक पहले जितने थी उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब अभी वर्तमान के अंदर 6 राज्यों के अंदर, एक तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। एक बार वापस से देख लीजिएगा, जो इसका निर्वाचन है वो तो आपको याद करना ही होगा। 1/3 2 है, एक विधानसभा, एक स्थानीय सरकार, 1/12 माध्यमिक, और क्या है, एक माध्यमिक और एक है ये क्या बोलते हैं स्नातक, 1/6 राज्यपाल है। और ध्यान रखना इसका कोई कार्यकाल, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं है, उनके सदस्यों का कार्यकाल है कितना, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है ना, यह आपको पता होना चाहिए। भारत में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। 3 राज्य ऐसे हैं जो कि दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश, उससे अलग हुआ तेलंगाना, 2 तो याद रह जाएंगे, और एक कर्नाटक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर अब हट चुका है, तमिलनाडु पहले भी हट चुका था, ठीक है ना। और तो यह आपको पता होना चाहिए, एक तो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, ठीक है। उसके अलावा एक कौन सा हो गया, कर्नाटक, एक कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य, एक महाराष्ट्र हो गया, और एक बिहार, 6 राज्य हो गए। तो यह आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये वाला इसमें से प्रश्न बनेगा। चलिए अगला लेते हैं विधानसभा। विधानसभा अनुच्छेद नंबर 170 के अंदर क्या लिख रखा है, विधानसभा का गठन था। 169 के अंदर विधानमंडल था, 170 के अंदर विधानसभा का गठन है, और 171 के अंदर विधान परिषद का क्या है, विधान परिषद का गठन है। देखो 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद का गठन ना, 169 विधान परिषद, 170 विधानसभा, 171 वापस विधान परिषद, ऐसे चल रहा है। तो देखिए 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाएगा, और विधानसभा का गठन किया जाएगा, और इसके अंदर ध्यान रखना अधिकतम तो 500 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते भाई, उसमें 40 थे न्यूनतम, इसमें न्यूनतम 60 हो सकते हैं, उसमें 40 थे इसमें 60 है, और इसमें अधिकतम 500 हो सकते हैं, उसमें अधिकतम 1/3 हो सकते हैं, किसकी, राज्य की विधानसभा के। कुछ अपवाद भी है भाई इसके अंदर, क्योंकि पुडुचेरी के 30 ही है, सिक्किम की 32, मिजोरम 40, गोवा 40, मिजोरम गोवा दोनों 40-40 है, जबकि सिक्किम 32 है, पुडुचेरी या फिर पांडिचेरी के 30 है, क्या सदस्य संख्या। तो यह आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, और यह तो पता ही है पूछा जाता है। न्यूनतम सदस्य है 60 है, कुछ अपवाद है, पुडुचेरी 30 है, सिक्किम 32 है, मिजोरम और गोवा दोनों की 40-40 है। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट आप भाग लेते हैं भाई, आपके आसपास जो कि विधायक हैं उन विधायक महोदय को आप डायरेक्टली खुद वोट देते हैं, या फिर आपके माता पिता वोट देते हैं, तो ये सीधा डायरेक्ट चुनाव हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जनता डायरेक्ट अपने वोट के जो कि जनता डायरेक्टली भाग लेती है, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। जिसमें चुनाव में हम भाग नहीं लेते वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, किनका, विधानसभा के सदस्य का। सदस्यों की न्यूनतम आयु यहां पर 25 वर्ष चाहिए, और अनुच्छेद नंबर 174 विधानसभा का 17 या विघटन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही करता है। तो यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई राज्यपाल है, वो राज्यपाल ही सत्र का आउट करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। 178 के अंदर लिख रखा है विधानसभा का अध्यक्ष है उपाध्यक्ष, 178 के अंदर, जिस प्रकार से वहां पर 182 के अंदर लिख रखा था, है ना, 182 के अंदर लिख रखा था ना, ये देखिए विधान परिषद के सदस्य सभापति है, उप सभापति अपने ही सदस्यों में से बनाते हैं, उसी प्रकार से 178 के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष है उपाध्यक्ष अपने ही विधानसभा सदस्यों के अंदर से ये बना लेते हैं। त्यागपत्र, ध्यान रखना, त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष सदस्य को, ठीक है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, मतलब एक दूसरे आपस में दे लेते हैं। अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को दे देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देता है, उसमें भी सभापति उपसभापति सभापति को दे देता। तो ये आपको पता होना चाहिए। विधानसभा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है कि इसमें सदस्य, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है, अधिकतम 500। लेकिन कुछ अपवाद है, एक पांडिचेरी 30 है, सिक्किम 32 है, मिजोरम गोवा 40-40 है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा तो ये प्रत्यक्ष है 5 वर्ष है, ये तो 25 वर्ष है, ये कई बार आप पढ़ चुके हैं। 174 के तहत सत्र को आउट करना, सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये सब राज्यपाल करते हैं। 170 तक इसका गठन होता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे देते हैं। अनुच्छेद नंबर 173 योग्यताएं,
अनुच्छेद नंबर 173 के तहत योग्यताएं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं योग्यताएं, ठीक है ना। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर विधानसभा का सदस्य बन रहा है तो 25 वर्ष, विधान परिषद है तो 30 वर्ष, है ना। तो ये आपको पढ़ना होना भी, अभी पढ़ के आए भाई, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 174 के तहत ये अभी पढ़ के आगे। 175 के तहत देखिए, सदनों में अभिभाषण कर रहा, उनका संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। ये हम पीछे भी पढ़ के आए थे कि दोनों सदनों के अंदर अभिभाषण तथा उनको संदेश भेजने का ये राज्यपाल का क्या होगा, अधिकार होने वाला है। ये राज्यपाल महोदय का अधिकार होगा भाई। अनुच्छेद नंबर 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, मतलब दोनों सत्र शुरू होने से पहले हर वर्ष राज्यपाल महोदय का हर साल शुरुआत के सत्र में क्या होने वाला है, विशेष अभिभाषण होने वाला है। अब 177 के अंदर सदन में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, सदन के अंदर मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार दे रखे। अभी तो हम पढ़ के आए थे भाई, महाधिवक्ता विधानमंडल का क्या, राज्य विधानसभा का क्या होता है, सदस्य न होते हुए भी भाग लेता है लेकिन मत नहीं दे सकता। कौन, महाधिवक्ता, जो क्या है राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है ना। तो ये हो गया। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 178 अभी पढ़ के आए, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किया जाता है गठन। विधानसभा के सदस्य में से ही एक अध्यक्ष बना लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष। 182 विधान परिषद में से ही जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उसमें से एक सभापति बनता है और एक उपसभापति बना लिया जाता है। 186 के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, मतलब वेतन भत्ते विधानमंडल तय करती है भाई, विधानसभा ही तय करती है, जो कि कितने होने वाले हैं वो सब 186 के तहत होता है। 188 के तहत मंडल के सदस्यों की शपथ है वो 188 के तहत, ठीक है ना। विधान मंडल यानी दोनों के, विधान परिषद या विधानसभा, दोनों की शपथ का उल्लेख 188 के अंदर दे रखा है। अब देखिए 195 के तहत विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है ना, वेतन और भत्ते 195 के तहत। 188 के तहत विधानमंडल के सदस्यों की शपथ और ये अध्यक्ष और सभापति, उपाध्यक्ष, ये इनके वेतन भत्ते। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो विधानमंडल के सदस्यों के है भाई, ठीक है ना। ये उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के दोनों अलग अलग भाई, 186 और 188 और 195 सब अलग अलग है। ये विधायक वगैरह हैं उनके हैं और ये उनके अध्यक्ष होते हैं उनके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा अनुच्छेद नंबर 198 धन विधेयक, हमने पहले भी बताया था, धन विधेयक राज्यपाल की सहमति से ही विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो 199 के तहत दे रखी है। 200 के तहत राज्यपाल है वो किसी विधेयक पर सहमति दे या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। 201 के तहत जो राष्ट्रपति है वो, जो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल जो विधेयक को आरक्षित किया था, उसके ऊपर राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया होगी या फिर उसके ऊपर क्या जवाब देता है, रोक सकता है, वापस भेज सकता है, सहमत दे भी सकता है या फिर कुछ दिन रोक भी सकता है। 213 के तहत अध्यादेश राज्यपाल जारी कर सकता है। 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी राज्यपाल वाले टॉपिक में। अब देखिए, यह था अपना भाई विधानमंडल कंप्लीट हो चुका है। अब हम उच्च न्यायालय पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, विधानसभा मैं एक बार क्लास और लेके आ देता हूं एक दिन, जो राजस्थान की अब तक जितने भी विधानसभाएं हो चुकी हैं, अभी लेटेस्ट वाले को साथ में लेके सबके अलग अलग मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनका सबका कार्यकाल वगैरह, वो भी ये क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लास हो सकती है। तो वहां से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन मैंने आज तो इसमें काफी कुछ समेटने की कोशिश की। अब हम उच्च न्यायालय ले लेते भाई, ठीक है ना। उच्च न्यायालय इंपोर्टेंट है। 214 से 232 के तहत अनुच्छेद के अंदर इनका वर्णन कर रखा है। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का हाई कोर्ट है ना। अब देखिए, अनुच्छेद नंबर 214 से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है ये पहले सबको पता होना चाहिए। 214 से 232, अब जितने भी इसमें अंदर इंपोर्टेंट बनने वाले हैं वो सब के सब हम लेने वाले हैं। 214 से 232 तक। अनुच्छेद नंबर 214 के अंदर यह लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। 214 में लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य के अंदर, भारत में प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होने वाला है, एक उच्च न्यायालय होने वाला है। लेकिन यह बात 231 के अंदर यह भी लिख ली गई है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश उसके लिए एक ही क्या बना सकती है, उच्च न्यायालय बना सकती है। भाई 214 के अंदर तो पहले बात यह लिख दी गई कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा।
लेकिन बाद में देखा भाई कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं जहां पर दो हाईकोर्ट नहीं बना सकते, तो उसके लिए ये भी 231 के अंदर लिख दिया कि अगर संसद चाहे तो दो केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक बना सकती है, दो या दो से अधिक यानी 4 के लिए भी एक बना सकती है, तो वो संसद के पास अधिकार है 231 के तहत। 215 के तहत अभिलेख न्यायालय, देखिए 215 के तहत अभिलेख न्यायालय, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत अभिलेख न्यायालय होता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट है वो 215 के तहत अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब है जो भी हाईकोर्ट निर्णय देगा, जो भी हाईकोर्ट निर्णय देगा उस निर्णय को उनसे जितने भी हाईकोर्ट यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट से जितने भी नीचे अधीनस्थ न्यायालय उन सबको उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय देना होगा। मतलब उन निर्णय को ध्यान रखना होगा, उन निर्णय को सही सलामत रखना होगा, उन निर्णय को ध्यान में रखते हुए भी आगे सभी निर्णय दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गए अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 216 के तहत क्या किया जाता है, हाईकोर्ट का गठन किया जाता है। यानी कि ये तो बात यहां पर तो लिखा है प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अब यहां पर है उसका गठन कि उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, कि गठन उसकी संरचना है ना। तो अब देखिए यह आ गया राजस्थान का हाईकोर्ट। अब देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना ध्यान रखना 29 अगस्त 1949 को की गई। कब की गई, 29 अगस्त 1949 को की गई। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना। उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ, इंपोर्टेंट भाई कई बार पूछा गया भाई सवाल है, जोधपुर के अंदर प्रधान पीठ है किसकी, हाईकोर्ट की। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हाई कोर्ट को जोधपुर रखा गया भाई। और इसकी की सिफारिश पर ध्यान रखना एक जयपुर के अंदर, एक समिति की सिफारिश पर जयपुर के अंदर एक बेंच की स्थापना की गई 8 दिसंबर 1976 को। पी सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की थी कि एक जयपुर के अंदर भी इसकी बेंच होनी चाहिए, जो कि 8 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई। तो यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 50 मुख्य न्यायाधीश प्लस, ध्यान रखना 49 प्लस 1 है, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश 50 है टोटल। अब देखिए इनकी योग्यता, देखिए यह फैक्ट है 29 अगस्त 1949 राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई। उसके अलावा जोधपुर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। उसके अलावा पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर एक बेंच जो कि जयपुर के अंदर 1976 के अंदर 8 दिसंबर 1976 के अंदर वहां पर स्थापित कर दी। लेकिन उसके अलावा देखिए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश टोटल 50 है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, आप बता दीजिएगा। अब देखिए योग्यता, योग्यताएं, जो पहली योग्यता है 10 वर्ष तक न्यायिक पद, 10 वर्ष तक न्यायिक पद। और देखिए 10 वर्ष तक वकील रहा हो किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अन्य 2 या 2 से अधिक राज्य के अंदर 10 वर्ष तक वकील रहा हो, 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय 2 या 2 से अधिक में 10 वर्ष तक न्यायिक पद, या फिर 10 वर्ष तक वकील रहा हो, और या फिर वो क्या रहा हो, भारत का नागरिक। मतलब उसके 3 योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो वो न्यायिक पद रहा हो 10 साल तक, या फिर 10 साल तक वकील रहा हो, या फिर भारत का नागरिक। मतलब ये तीनों कंडीशन पूरी करनी चाहिए। मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं भाई, कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर भारत आ जाता है, अगर वो योग्यता वहां भारत की नागरिकता ले लेता है तो फिर वो भी बाद में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायिक पद 10 साल वकील और एक भारत का नागरिक। देखिए अनुच्छेद नंबर 217 के अंदर इनका कार्यकाल, न्यूनतम उम्र का वर्णन नहीं कर रखा है, लेकिन अधिकतम उम्र 62 वर्ष। कितनी, यहां पर अधिकतम उम्र 62 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 है। यह भी आपको ध्यान रखना। जो इनको हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है ना, महाभियोग की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया से इन न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे भाई। कौन थे, कमलकांत वर्मा थे। और सर्वाधिक लंबी अवधि मुख्य न्यायाधीश राजस्थान में कैलाशनाथ वांचू और कमलकांत वर्मा। अब मैं आपको बता दूं भाई, हटाने का आ गया। योग्यता आप देख चुके हो, 10 साल तक न्यायिक पद, 10 साल तक वकील 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर, ठीक है, और भारत का नागरिक। लेकिन हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसके, ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसके,
राष्ट्रपति जो सिफारिश है या फिर किसकी सिफारिश पर ये करता है, तो ध्यान रखना ये कॉलेजियम व्यवस्था होती है, जो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके अलावा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनके आधार पर ही क्या करने जा रहा है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है ना, तो कॉलेजियम व्यवस्था से होती है इनकी नियुक्ति, यह भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी इसके समिति के हिस्सा होते हैं कॉलेजियम व्यवस्था से, तो यह आपको पता होना चाहिए भाई। नियुक्ति मैंने बता दी, नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, वेतन 2,50,000 है मुख्य न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 है। उसके अलावा तो क्या बताना भाई, हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाते हैं वही प्रक्रिया यहां पर है, महाभियोग प्रक्रिया। 62 वर्ष है अधिकतम उम्र, 65 है उनके, 62 है इनके। और ये योग्यता, ये 3 योग्यताएं आपको पता होनी चाहिए। 10 वर्ष तक न्यायिक पद और भारत का नागरिक, और 10 वर्ष तक वकील। कमलकांत वर्मा सबसे पहले राजस्थान के, कैलाश चंद्र वांसु सबसे लंबी अवधि तक। आप देखिए वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर 25, ये राजस्थान का नहीं है, आप देखिए भारत की जानकारी दे रखी है। भारत के अंदर वर्तमान में 25 क्या है, हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट है भारत के अंदर, और नवीनतम हाई कोर्ट 2019 के अंदर आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, 2013 के अंदर, उससे पहले मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 3 बने थे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस हाईकोर्ट के अंदर 2 राज्य आते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक दिल्ली का भी है केंद्र शासित प्रदेश का, तो ठीक है ना, दिल्ली वाला केंद्र शासित प्रदेश में है, एक जम्मू कश्मीर, ये 2 है केंद्र शासित प्रदेश के जो हाईकोर्ट है। जम्मू कश्मीर वाले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली वाला। पूरे भारत में 25 है हाईकोर्ट। अब देखिए मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये 3 2013 में, आंध्र प्रदेश नवीनतम। अब देखिए चेन्नई उच्च न्यायालय, जो कि तमिलनाडु और पुदुचेरी, चेन्नई उच्च न्यायालय के अंदर 2 है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अंदर केरल और लक्षद्वीप। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर देखिए पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है ना, मुंबई उच्च न्यायालय के अंदर महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, ये सभी के सभी मुंबई उच्च न्यायालय के अंदर। गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, ये दोनों, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन ये 2 राज्य है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम भी है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। देखिए नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर आता है, लेकिन मणिपुर के अंदर हाईकोर्ट बना दिया गया है। सबसे नीचे वाला मिजोरम था, और मिजोरम को गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर शामिल कर दिया है। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, तो यह हाईकोर्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2000 लास्ट में, अब तक भारत में अभी तक वर्तमान में कितने हैं, तो 25 है। 2019 में एक तो आंध्र प्रदेश वाला बना था, उसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए एक बन गया। और 2013 के अंदर उससे पहले बने थे कौन कौन से, एक मेघालय बना, एक मणिपुर, एक त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। लेकिन ध्यान रखना गुवाहाटी वाले में एक असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है। ठीक है, मुंबई वाले में ज्यादा है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर, नगर, दमन, दीव। ठीक है, उसके अलावा कोलकाता वाले में कोलकाता, एक पश्चिम बंगाल, और उसके अलावा एक अंडमान निकोबार। चेन्नई वाले में तमिलनाडु, पुदुचेरी है, और केरल वाले में लक्षद्वीप और केरल। तो और चंडीगढ़ वाले में हरियाणा, पंजाब है। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अक्सर पूछा जाता है। इसको याद करने का ऐसा ही तरीका भाई देख लीजिएगा, कोलकाता है, उसी तरफ अंडमान निकोबार भी है, तो ठीक है, ये नजदीक पड़ता है तो इसमें डाल दिया। केरल के नजदीक लक्षद्वीप पड़ता है, तो इसके अंदर तमिलनाडु के नजदीक ही पुदुचेरी है भाई। ठीक है, तो पुदुचेरी यहां पर है, और मुंबई के अंदर ये सभी नजदीक पड़ते हैं, इसके लिए इसमें गुवाहाटी के अंदर देखिए, गुवाहाटी के अंदर हालांकि यहां पर अगर पूछेगा तो वो ये वाला पूछेगा भाई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर आता है, और फिर मिजोरम आता है, और मिजोरम इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है ना, और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों का बॉर्डर आपस में लग गया, इन तीनों का एक अलग से बना दिया, अलग अलग तीनों का। और जो मिजोरम है जो सबसे नीचे पड़ा है, उनको जो सबसे नीचे है उनको सबसे असम के अंदर, असम के गुवाहाटी के अंदर डाला गया। ध्यान रखना गुवाहाटी असम की राजधानी नहीं है। अगला देखिए 217 हाई कोर्ट में नियुक्ति। 217 नियुक्ति से संबंधित है। 216 पढ़ के आए अभी, 216 के तहत गठन होता है, जो कि पूरी की पूरी संरचना, पूरा का पूरा ढांचा मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 217 नियुक्ति से संबंधित है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो,
दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 219 के तहत शपथ राज्यपाल दिलाते हैं भाई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अनुच्छेद 221 के तहत वेतन होता है इनका, वेतन मैंने पहले बता दिया 2.5 लाख वेतन है, 225 अन्य न्यायाधीशों का है। अनुच्छेद 222 स्थानांतरण, वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मतलब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो भी राष्ट्रपति तय करेंगे। मतलब इनका वेतन, ठीक है, वेतन तो वेतन राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से, यह भी आपको पता होना चाहिए। और नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया, त्याग पत्र भी यहां आ गया होगा, त्याग पत्र नहीं आया, लेकिन त्याग पत्र भी ध्यान रखना राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद नंबर 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अगर पद खाली है तो फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति है। और अनुच्छेद 224 अपर न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है और इसके लिए भी राष्ट्रपति ही महोदय करते हैं। और अनुच्छेद 225 के तहत हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना होगा, कहां कहां तक ये सुनवाई करेंगे। और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करना, ये तो कई बार आ गया भाई, 226 रिट जारी करना, ठीक है ना। हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। और क्यों करता है? क्योंकि 226 के तहत रिट जारी करता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को अगर हनन होता है तो फिर रिट जारी कर सकता है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है या फिर उनको समाप्त किया जाता है तो राज्य सरकार रिट जारी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना 213 के तहत, यहां पर 226 है, 226 के तहत तो रिट जारी करता है, मौलिक अधिकार का हनन होता तब। और 213 के तहत क्या है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जब जारी किया जाता है या फिर कोई आपके हाई कोर्ट से संबंधित कोई शक्तियां कम कर दी जाती हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई शक्तियां कम कर दी जाती हैं, तो भी राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय कानून वगैरह ला सकते हैं। तो ये भी दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो ये अनुच्छेद आपको सभी याद होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, ठीक है। उसके अलावा नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, स्थानांतरण राष्ट्रपति करते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राज्यपाल महोदय परामर्श जरूर देते हैं। तो यह था अपना टॉपिक पूरा का पूरा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से संबंधित जितना हो सकता है मैंने सब कुछ डाटा बताया है। और अब है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, यह सिर्फ एक सदस्य निकाय है, मतलब एक सदस्य है, बहु सदस्य नहीं है। इसके अंदर एक ही होता है और वो होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और यह एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है, मतलब एक संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक का मतलब हो गया संविधान के अंदर इसका वर्णन कर दिया गया है, ठीक है। और जिसका विधि द्वारा होता है तो साविधिक होता है, विधि बना के, ठीक है ना। कोई वैधानिक होता है, विधि वाला विधि वैधानिक हो जाता है। यह स्वतंत्र है और संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, इसके लिए संवैधानिक है। और यह एक सदस्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक सदस्य है, संवैधानिक है और स्वतंत्र निकाय। जो क्या है इसका पद का नाम? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। कौन से? 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। उसके अलावा भाग 9 और भाग 9 क दोनों अलग अलग, 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73 और भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 क जोड़ा गया। भाग 9 क, देखिए भाग 9 में, सिर्फ भाग 9 में, देखिए भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243 के, यानी कि ट, हिंदी में ट है, अनुच्छेद 243 के, ठीक है। अनुच्छेद 243 के ट के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है पंचायती राज के लिए। लेकिन एक और है नगरीय निकाय के लिए, भाग 9 क अनुच्छेद 243 जेड है या फिर य क, इसके लिए नगरीय निकायों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोनों के लिए अलग अलग संविधान के अंदर वर्णन कर दिया गया है। इसके अंदर इनके चुनाव से संबंधित, चाहे नगरीय चुनाव हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, इनका वर्णन कर रखा है। इनकी जिम्मेदारी यही है, यही तो इनके चुनाव कराते भाई। पर बाकी वाला का था राज्य निर्वाचन, विधानसभा के चुनाव तो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन स्थानीय सरकारों के चुनाव कौन कराएगा? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अब देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत इसकी स्थापना हुई। किसकी? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। जो राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 का है, उसकी धारा 120 है, उसके तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। पहली बार इसका जो आदेश है वो निकाला गया था,
यानी कि आदेश कब दिया गया था? 17 जून 1994 को ये आदेश होता है, लेकिन इसकी प्रारंभ, इंपॉर्टेंट तारीख ये है, 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हो जाती है या फिर इन्होंने कार्य किया। मतलब आदेश भी कई बार पूछा गया, क्योंकि आजकल पेपर बड़ा टफ बनाने लगे हैं, इसलिए आप आदेश की तारीख भी याद रख सकते हैं। 17 जून 1994 है, लेकिन 17 जून 1994 है, लेकिन इसने कार्य कब से प्रारंभ किया? तो 1 जुलाई 1994, और मुख्यालय जयपुर में है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आदेश भी पता होना चाहिए और कार्य कब स्टार्ट किया वो भी पता होना चाहिए। दोनों तारीख याद होनी चाहिए, 1 जुलाई 1994, 17 जून 1994। तो दोनों तारीख 17 जून 1994 को तो इसने आदेश जारी किया था। किस नियम के तहत? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत। धारा कौन सी? 120वीं। और मुख्यालय जयपुर के अंदर प्रारंभ ये वाला 1 जुलाई 1994। तो ये पूरे का पूरा याद होना चाहिए भाई। एक सदस्यीय दल है। दल क्या है? एक सदस्यीय आयोग है। एक सदस्यीय आयोग है, संवैधानिक है, स्वतंत्र निकाय है, और राज्य निर्वाचन आयोग इसमें अंदर पद होता है। और देखिए भाग 9 के अंदर तो है पंचायती राज, भाग 9 के अंदर है नगरीय निकाय, और आगे अनुच्छेद 243 के तहत, देखिए 243 के तहत, और 243 जेड ए यानी कि यह क के तहत। तो इसकी स्थापना की गई, यह आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस रैंक का अधिकारी होगा। इसका कार्यकाल कितना होगा? इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष और 65 वर्ष। 5 वर्ष और 65 वर्ष होगा। पहले ये 6 वर्ष और 62 वर्ष था, ये पहले था, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, 5 वर्ष और 65 वर्ष। किसका कार्यकाल? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष है। ठीक है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा, ठीक है ना, आईएएस रैंक का अधिकारी हुआ। प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है आप मुझे बता दीजिएगा। अगर पदाधिकारी की क्लास आपने नहीं देखी है, अगर आपने देखी है तो आप जरूर बता देंगे। तो आप बताइएगा अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहले पद अमर सिंह राठौड़ है। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं? भाई राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करते हैं, तो भाई त्याग पत्र भी राज्यपाल को देंगे। और हटाना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी हिसाब से हटाएंगे। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है उसी हिसाब से, मतलब सीधा सीधा इसको कहा जा सकता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार से इसको हटाया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को। पदावधि और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, ये सब कौन तय करेगा? राज्य का राज्यपाल तय करेगा। और वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के न्यायाधीशों के समान, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, यानी कि 2,25,000 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नियुक्ति जरूर इनकी राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन हटाते ये नहीं है। अब हटाने की प्रोसेस तो ये देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का मतलब जांच होगी, उसके बाद में हाई कोर्ट का जांच के बाद में तो फिर राष्ट्रपति महोदय हटेंगे। इसका मतलब आरपीएससी के सदस्य, हाई कोर्ट के और राजस्थान हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश वगैरह वो तो ठीक है, उनकी नियुक्ति वही करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त, आरपीएससी, इनको सदस्य की नियुक्ति जरूर राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ठीक है ना, नियुक्ति राज्यपाल, त्याग पत्र दे सकते हैं राज्यपाल को, लेकिन हटाते राज्यपाल नहीं है। कार्यकाल ध्यान रखना, 5 वर्ष 65 वर्ष है। आईएएस रैंक का अधिकारी यहां पर बनता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। और इनका वेतन, पदावधि यानी कि इनका कार्यकाल कितना होगा, सेवा शर्तें और इनकी वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राज्यपाल तय करेगा। मतलब ये सब कुछ काम राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एक काम जो कि हटाने वाला है वो नहीं कर रहे। अब है अगला राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग, देखिए क्लास थोड़ी लंबी तो होगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जब भी हमारी क्लास और होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी वहीं पर प्राप्त होने वाली है। मैं थोड़ा 1 मिनट देख लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब है देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग हमने अब तक मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग इतना पढ़ चुके हैं।
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी। आरपीएससी देखिए भाग 14। देखिए आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये आप तो सबको पता होगा ना, ये एग्जाम करवाती हैं और राजस्थान के अंदर भर्तियां करवाती हैं सरकारी नौकरियों की, ठीक है ना। पदोन्नति भी यही करती हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो तो भी यही करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन है या फिर इनका उल्लेख कर रखा है 315 से 323 अनुच्छेद। भाग कौन सा है? संविधान का भाग 14, भाग 14 के अंदर। लेकिन उससे भी पहले जोधपुर के अंदर देश आजाद हुआ, उससे पहले भी 1939 के अंदर जोधपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुके थे। जयपुर के अंदर भी 1940 के अंदर और बीकानेर के अंदर 1946 के अंदर। मतलब ये तीन है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये तीन जिले ऐसे हैं जहां पर आरपीएससी की स्थापना हुई है, लेकिन देश आजाद होने से पहले भी वहां पर स्थापना हो चुकी थी। ये मतलब भर्तियां करवाती थी, यहां पर संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। ये तीनों इंपोर्टेंट है, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है जोधपुर में सबसे पहले 1939, फिर जयपुर में 1940 और फिर बीकानेर में 1946। 16 अगस्त 1949 राज प्रमुख उस समय मानसिंह सेकंड के द्वारा यह आदेश निकाला गया था। तो 16 अगस्त 1949 के दिन यह आदेश निकाला गया था। ध्यान रखना, आदेश पूछे तो 16 अगस्त 1949। कौन थे उस समय राजप्रमुख? उस समय राजप्रमुख का ही पद था, 1956 के बाद में राज्यपाल का पद हुआ था। उस समय रमान सिंह सेकंड थे, जो कि जयपुर के महाराजा थे। तो 16 अगस्त 1949 को यह आदेश निकलता है। किसकी स्थापना का? आरपीएससी की स्थापना का आदेश निकलता है भाई। लेकिन ध्यान रखना 20 अगस्त 1949 को राजपत्र में प्रकाशित होता भाई। 16 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदेश निकला था। 20 अगस्त 1949 राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सरकारी गजट में ना। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्टार लगा दीजिएगा, इसने कार्य कब से प्रारंभ किया? 22 दिसंबर 1949 को जयपुर से, क्योंकि 22 दिसंबर 1949 को जयपुर से इसकी स्थापना होती है और सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया। तीनों तारीख इंपोर्टेंट है, तीनों तारीख इंपोर्टेंट है। 16 अगस्त 1949 आदेश, राज प्रमुख मानसिंह सेकंड, जो कि जयपुर के महाराजा। लेकिन 16 अगस्त 1949 क्या होता है? राजपत्र में प्रकाशित होता है 16 अगस्त 1949। 22 दिसंबर 1949 को इसने पहली बार कार्य स्टार्ट किया, और वो भी कहां से? जयपुर से। पहली बार आरपीएससी की स्थापना जयपुर में ही हुई है, ठीक है ना। लेकिन पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 से इसको कहां पर लेके आ गए? अजमेर। इसको कहां पर लेके आ गए? आरपीएससी को अजमेर लेके आ गए। पी सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की कि आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर होना चाहिए, क्योंकि जयपुर को राजधानी बना दिया गया और हाई कोर्ट को जोधपुर को दे दिया गया। इसलिए यहां पर आरपीएससी को और 1 नवंबर 1956 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो यहां पर पूरे के पूरे तारीख याद होनी चाहिए। भाग कौन सा? 14 भाग है, अनुच्छेद 315 से 323। जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940, बीकानेर में 1946। 16 अगस्त 1949 आदेश, मानसिंह सेकंड, जयपुर के महाराजा राज प्रमुख, ठीक है। उसके अलावा 20 अगस्त 1949 राजपत्र में प्रकाशित। 22 दिसंबर 1949 को कार्य प्रारंभ कर दिया जयपुर से, ठीक है ना। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अगला देखिए, स्थापना के समय इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, यानी कि टोटल 3 थे भाई। स्थापना के समय 1 अध्यक्ष 2 सदस्य थे, लेकिन 2011 में 1 अध्यक्ष 7 सदस्य हो गए थे। 2011 तक टोटल 8 थे भाई। और हुआ ऐसा अभी कुछ ही दिन पहले, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आएगा भाई। वर्तमान में 1 अध्यक्ष 10 सदस्य, यानी कि टोटल 11 हो चुके हैं अभी आरपीएससी के अंदर। अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर 1 अध्यक्ष 10 सदस्य, यानी कि टोटल 11 है। और यह प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मतलब अब 11 है, जब स्थापना हुई उस समय 1 + 2 थे, और अभी 1 + 10 है। अब 11 है, उस समय 3 थे। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? आरपीएससी के सदस्य किसको बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, आधे सदस्य, यानी कि 50% सदस्य वो होंगे जो भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक सेवा का अनुभव या फिर सरकारी नौकरी का अनुभव होना चाहिए। मतलब आरपीएससी के जितने भी सदस्य बनेंगे, अब मतलब सदस्य है 10 सदस्य हैं, उनमें से 5 सदस्य ऐसे बनाए जाएंगे, 5 सदस्य ऐसे बनाए जाएंगे जिनको 10 साल का
प्रशासनिक सेवा या फिर सरकारी नौकरी का अनुभव होना चाहिए, उनको बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना जो 50% पीछे बच गए उनको समाज से कहीं से भी वो आ सकते हैं, राजनेता वगैरह भी है ना, तो वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको सिर्फ कंडीशन ये एक ही लिखी रखी है, 50% पीछे छोड़ रखा है, लेकिन 50% तो वही होने चाहिए, मतलब 5 सदस्य वही होंगे जो कि सरकारी सेवा का 10 साल का अनुभव रखते। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना 11 है, जब स्थापना हुई उस समय 1+2 थे। यह एक संवैधानिक निकाय है भाई, संविधान के अंदर उल्लेख कर रखा है भाग 14 315 से 323। परामर्शकारी और सलाहकारी, यानी कि सिर्फ सलाह दे सकती हैं, परामर्श कर सकती हैं, बाध्यकारी नहीं है भाई, यह भी ध्यान रखना। अब देखिए अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन होता है, 315 के तहत गठन है, 315 के तहत गठन है। 315 एक, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, यह बात एकदम सही है। 315 एक के तहत, चाहे पूरा अगर याद करना यह याद ना हो तो फिर आप लोग 315 एक ही याद रखना। 315 के अंदर ही गठन है, इसी के अंदर लिख रखा है एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए प्रत्येक राज्य के लिए। और 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट है ना, मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी का प्रावधान करता है 315(2). 315 में ही कि सभी राज्यों के लिए एक क्या होना चाहिए, किसी भी राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन 315 एक तो कहता है कि हर एक राज्य के लिए एक होगा लोक सेवा आयोग, लेकिन 315(2) कह रहा है मतलब 2 राज्यों के लिए एक भी बनाया जा सकता है। और तो वो इनकी नियुक्ति ध्यान रखना, इनकी जो एक राज्य के अंदर एक, प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा ना, उसके अंदर तो राज्यपाल कर देते हैं इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा उसके अंदर अध्यक्ष एवं सदस्य की दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करने वाले हैं, ठीक है ना। और यह भी ध्यान रखना जो प्रत्येक राज्य के अंदर जो एक लोक सेवा आयोग होगा इसके अंदर अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल जरूर करते हैं, लेकिन हटाते राष्ट्रपति है। निलंबित राज्यपाल करते हैं लेकिन हटाते राष्ट्रपति हैं। और जो संयुक्त वाले हैं इसमें तो निलंबित, हटाना या फिर उनकी नियुक्ति सब राष्ट्रपति करते हैं। किसमें? संयुक्त वाले में, 2 राज्यों के लिए एक। अगला देखिए 316। अब मुझे बता दीजिएगा राज्यपाल और किस पद को आयुक्त को राज्यपाल है वो हटा नहीं सकते। इसके अलावा मतलब आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के अलावा राजस्थान के अंदर किसके अध्यक्ष एवं सदस्य को हटा नहीं सकते, मतलब उनकी नियुक्ति कर सकते। 316 के अंदर अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति और पदावधि है 316 के तहत। अब देखिए 316 एक के अंदर इनकी नियुक्ति मैंने अभी बता दिया। 316 के तहत नियुक्ति अगर राजस्थान के अंदर अगर आरपीएससी है उसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय करते हैं। उनको निलंबित कौन करता है? निलंबित भी राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन उनको हटा राज्यपाल नहीं सकते भाई। जांच हो गई, जांच के बाद में राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। इसीलिए तो बाबूलाल जी, रामू राम जी दोनों अभी तक बने हुए हैं, त्याग पत्र वो दे नहीं रहे और उनको हटाने का राज्यपाल के महोदय के पास पावर है नहीं, तो ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 316(2) पदावधि में देखिए 6 वर्ष 62 वर्ष है, 6 वर्ष 62 वर्ष पदावधि, मतलब इनका कार्यकाल, इनके पदावधि कितना है तो 6 वर्ष है। अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। अगर 6 वर्ष से पहले 62 वर्ष के हो गए तो फिर इनको पद को त्यागना होगा, यह भी ध्यान रखना। 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 60 से 62 वर्ष उम्र कर दी गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा, इनकी उम्र 60 से 62 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद नंबर 317 देखिए नियुक्ति और पदावधि हो गई 316, गठन 315, नियुक्ति पदावधि, नियुक्ति 316 एक, पदावधि 316 2, ठीक है। और अब है 317, इनको क्या कर रहे हैं हम? बर्खास्त या फिर निलंबन। अभी बताया था ना मैंने, बर्खास्त और निलंबन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, लेकिन संयुक्त वाले में राष्ट्रपति ही करता है। अगर 2 राज्यों का एक साथ में लोकसेवा आयोग बनाया गया है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति हटाएगा, राष्ट्रपति ही उनको, और वो त्याग पत्र भी उनको देगा। अनुच्छेद नंबर 317 एक, कदाचार का आरोप लगता है तो फिर उनको हटा जा सकता है। अनुच्छेद 317 2, उनको निलंबित किया जा सकता है। कदाचार का आरोप लग जाए 317 एक के तहत और 317 2 के तहत उनका निलंबित कर सकते हैं। 317 3 दिवालिया हो जाए, मानसिक विकृत हो जाए, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, अक्षम हो जाए, लाभ के पद पर चला जाए तो फिर भी उसको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है।
मतलब 317 आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि उनको 317 के तहत हम कदाचार का आरोप लग जाए, निलंबित, तो मैं 317 के तहत 2 के तहत निलंबित कर सकते हैं। मानसिक रूप से विकृत हो जाए, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, या फिर शारीरिक कमजोर क्या हो जाए, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, लाभ के पद पर हो जाए, या फिर मानसिक से विकृत हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो ये फिर उनको हटाया या फिर बर्खास्त किया जा सकता है। हटाया नहीं जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। हटाना तो काम तो राष्ट्रपति महोदय का। अनुच्छेद नंबर 318 सेवा शर्तें संख्या, आरपीएसए के अंदर सेवा शर्तें और संख्या, इनकी क्या क्या सेवा मिलने वाली है, इनकी संख्या अभी तय करी ना, 1+10 हो गई, सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई 3 और, तो ये सदस्य की संख्या बढ़ाने का काम राज्यपाल महोदय के पास में राज्य सरकार ने भेजा प्रस्ताव, और तो फिर राज्यपाल महोदय ने उसको स्वीकृति दे दी, तो फिर अभी संख्या ज्यादा होगी। तो मतलब ये काम राज्यपाल महोदय का है, मतलब सेवा शर्तें और संख्या का निर्धारण। अनुच्छेद नंबर 316 सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने से संबंधित नियम रखे, मतलब अभी आरपीएससी के अंदर जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, जैसे अध्यक्ष बन रखा है तो अध्यक्ष वापस, सदस्य अभी बन रखा है ना, तो सदस्य वापस नहीं बन सकता, लेकिन वो अध्यक्ष के लिए बन सकता है। यूपीएससी के अंदर अध्यक्ष और सदस्य दोनों आगे अब यूपीएससी के अंदर जाके बन सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, लेकिन खुद इसमें नहीं होंगे, लेकिन आगे वाले में होंगे। 320 के अंदर इनके कार्य और कर्तव्य का वर्णन है, और 321 के अंदर इनके कर्तव्यों का विस्तार कर रखा है, कितने क्या क्या इनको करने होंगे। 322 के तहत ये कौन कौन से खर्चे करने वाले, और ये खर्चे भारत राज्य की संचित निधि से होने वाले। और 323 के तहत वार्षिक प्रतिवेदन जो कि रिपोर्ट राज्यपाल को उपलब्ध कराएंगे, और राज्यपाल विधानमंडल के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। और एक सचिव होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS रैंक का अधिकारी होता है। तो ये पूरे आपको पता होना चाहिए। 315 से स्टार्ट होता है, 315 में गठन है, 317 में, अच्छा 315 में गठन है, 316 में नियुक्ति पदावधि है, और 317 में हो गया ना, 317 के अंदर बर्खास्त निलंबन हो गया। 318 के अंदर ये देखिए सेवा शर्तें संख्या राज्यपाल तय करते हैं। 319 के अंदर सेवानिवृत्ति के बाद में ये इनकी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं या नहीं होते। 320 के अंदर इनके कार्य और कर्तव्य क्या क्या है। 321 के बारे में कर्तव्यों का कितना तक विस्तार है, और 322 व्यय और खर्चे संचित निधि, राज्य की संचित निधि, ठीक है ना। 323 वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल विधानसभा के अंदर रखाते हैं, और फिर बाद में उस पर चर्चा होती है, और एक सचिव होता है जो IAS रैंक का होता है। अब देखिए जो प्रथम अध्यक्ष बने थे आरपीएससी के SK घोष थे, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, देवी शंकर तिवारी का। सर्वाधिक कार्यकाल देवी शंकर तिवारी का। न्यूनतम कार्यकाल PS यादव। देखिए SK घोष पहले बने थे, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। उसके अलावा देवी शंकर तिवारी का सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे कम कार्यकाल PS यादव का है। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे भी हैं जो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे, अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे, वो है NK बेरवा। ये प्रश्न पूछे गए भाई, कई बार ये प्रश्न सीधे डायरेक्ट ही पूछे गए, तो आपको पता होना चाहिए। पहले कौन थे, SK घोष थे, है ना। सबसे लंबा कार्यकाल तो आपको बता देना देवी शंकर तिवारी। सबसे न्यूनतम कार्यकाल PS यादव और NK बेरवा, जो कि सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे। अब देखिए अब तक आरपीएससी के अंदर 7 महिलाएं रही हैं। महिलाओं से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, महिलाओं के बारे में वो विशेष रूप से पूछता है हर एग्जाम में, तो ध्यान रखना। आरपीएससी के अंदर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर अब तक 7 महिलाएं रह चुकी हैं। अब तक आज तक 7 महिलाएं रह चुकी हैं, और एक भी महिला, ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं बनी है। क्या नहीं बनी है, अध्यक्ष नहीं बनी है। आरपीएससी यूपीएससी दोनों की सदस्य कांता खतोरिया, ये खतोरिया भाई, कबूरिया किसने कर दिया, कांता खतोरिया और एक प्रकाशवती शर्मा, ये 2 महिलाएं ऐसी हैं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की भी रह चुकी हैं, क्या सदस्य रह चुकी हैं। देखिए संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य रह चुकी दोनों महिलाएं, कांता खतोरिया और प्रकाशवती शर्मा। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है वो श्रीमती कांता खतोरिया भी रह चुकी है। यही कांता खतोरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी है। और अब देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, कांता खतोरिया है, कमला भील है, प्रकाशवती शर्मा, देविया सिंह, राजकुमारी गुर्जर और संगीता आर्य। अभी एकमात्र ये वर्तमान में संगीता आर्य एकमात्र महिला है, एकमात्र महिला इसके अंदर सदस्य है। और ये अभी इन्होंने क्या किया है, त्याग पत्र दिया भाई। इन्होंने अभी हाल ही में त्याग पत्र दिया है। मंजू शर्मा ने त्याग पत्र दिया है। संगीता आर्य अभी वर्तमान के अंदर एकमात्र महिला सदस्य है,
ठीक है। उसके अलावा श्रीमती कांता खतूरिया महिला आयोग के अध्यक्ष, और श्रीमती कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा जो कि यूपीएससी और आरपीएससी दोनों की सदस्य रह चुकी है और अब तक 7 रही है, एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। चले, ये हो गया भाई साहब अपने क्या आरपीएससी का कंप्लीट हो गया। और अब बचा है अपना राज्य मानवाधिकार आयोग। और अब राज्य मानवाधिकार आयोग बता पढ़ रहे हैं। देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अभी पढ़ लेंगे, इसको भी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके अंदर भी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग देखिए, और ये देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भारत सरकार ने कानून बनाया था, उसी के तहत इसकी भी स्थापना हो रही है। ये एक संवैधानिक है, वैधानिक निकाय है, क्योंकि यह एक अधिनियम है। देखिए 1993 का अधिनियम है, क्योंकि इसका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। तो देखिए ये एक सलाहकारी है, परामर्शकारी निकाय है, मतलब बाध्यकारी नहीं है भाई। ये सलाह दे सकता है, ठीक है, सलाह दे सकता है, परामर्श कर ले सकता है या दे सकता है, लेकिन उसको लागू करे ना करे ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। देखिए इसका गठन है वो 18 जनवरी 1999 को होता भी। 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना होती है। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसके थे, और ये धारा 21 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जो कि इसके अंदर भारत सरकार का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके अंदर अलग अलग धाराएं दे रखी। उस धारा की 21 नंबर जो धारा है उसी के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, और इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य उस समय जिस समय स्थापना हुई। कब हुई? 18 जनवरी 1999 को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कार्य प्रारंभ कब किया? 23 मार्च 2000 को। 23 मार्च 2000 को इसने कार्य अपना प्रारंभ कर दिया। मुख्यालय जयपुर के अंदर है, सबको पता है। बहु सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। कितने? एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं 2006 के संशोधन के बाद में। अब देखिए 2006 में संशोधन होता है, उसके बाद में इसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य बच गए। जब स्थापना हुई उस समय एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। ठीक है, तो यही चीजें आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है, संवैधानिक है, वैधानिक है, क्योंकि संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, अनुच्छेदों के अंदर सलाहकारी है, परामर्शकारी है, बाध्यकारी नहीं है। गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ था, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। धारा 21 के तहत इसकी स्थापना हुई। कार्य प्रारंभ कब किया? 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ कर दिया था इसने। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। संरचना बहु सदस्य है, वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, और ये 2006 के संशोधन के बाद में। योग्यता देखिए, जो योग्यता अध्यक्ष की है। अब अध्यक्ष किसको बनाएंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का? तो देखिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। भाई राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है 2019 के संशोधन के बाद में, अब देखिए जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या फिर अन्य न्यायाधीश, दोनों सेवानिवृत्त हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश इसको बना सकते हैं। भाई पहले सिर्फ जो भी पद पर था उसको ही बना सकते थे, लेकिन अब इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है और यह लिख दिया गया है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्त शब्द जोड़ दिया गया है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या फिर अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। और अब देखिए सदस्य की योग्यता, जो पहला एक सदस्य होगा, एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश या फिर जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश। यह बता रहा है जो 2 सदस्य बनने हैं ना भाई, वो तो हो गई योग्यता। हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त, ध्यान रखना, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त, मुख्य वर्तमान नहीं है, सेवानिवृत्त हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, उसका तो काम हो गया। लेकिन जो 2 सदस्य बनेंगे उन 2 सदस्यों के अंदर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यह है कि अगर एक सदस्य वो होगा जो उच्च न्यायालय के अंदर जो एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, या तो सेवानिवृत्त होगा तो भी चलेगा, वर्तमान न्यायाधीश है तो भी चलेगा, और या फिर जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त है तो भी चलेगा। देखिए जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश। कहने का मतलब यह है वहां पर तो सिर्फ सेवानिवृत्त है, लेकिन यहां पर जो सदस्य है ना उसमें से जो बनेगा सदस्य एक, वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, और वो न्यायाधीश वर्तमान वाला भी हो सकता है या फिर सेवानिवृत्त वाला भी हो सकता है, लेकिन वो हाई कोर्ट का भी हो सकता है और जिला न्यायाधीश का भी हो सकता है। और दोनों का वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त दोनों जगह का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए उच्च न्यायालय का और ये रहा जिला न्यायालय का। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। देखिए एक तो ये रहा जिला न्यायालय और एक ये रहा उच्च न्यायालय। यानी कि उच्च न्यायालय जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त
या फिर वर्तमान का न्यायाधीश है वो एक सदस्य बनेगा। और एक कैसा बनेगा? एक बनेगा सदस्य मानव अधिकारों का क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए भैया। एक है मानव अधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए। दो ही बनेंगे, दो ही बनेंगे। पहले 4 बनते थे, अभी 2 बन रहे हैं। एक तो आप जिला न्यायालय और या फिर हाईकोर्ट का अन्य न्यायाधीश, कुछ भी हो सकता है, सेवानिवृत्ति हो सकता है, वर्तमान वाला हो सकता है। एक मानव अधिकार के आयोग, अब विशेषज्ञ होना चाहिए। नियुक्ति धारा 22 के तहत होती है, राज्यपाल महोदय करते हैं। मैं आपकी बात बता रहा हूं आपको, नियुक्ति इसकी भी राज्यपाल करते हैं भाई। अब देखिए इसकी समिति बनती है, समिति के अंदर 6 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, इसमें गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है, तो ये 6 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता और विधानसभा में विपक्ष का नेता और विधानसभा अध्यक्ष भी होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विधानसभा का अध्यक्ष, तो विधान परिषद का सभापति और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हो गए 6। और नियुक्ति आपको बता दिया, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। चलेगा, अगला चलते हैं। देखिए कार्यकाल, कार्यकाल धारा 24 के तहत है। देखिए 22 पढ़ ली है, 21 पढ़ ली है और 24 में कार्यकाल है। और ये देखिए 370 है 2019 के बाद में। पहले अलग था लेकिन अभी वर्तमान में 3 वर्ष 70, यानी कि अधिकतम 70 है और न्यूनतम मतलब 3 वर्ष तो रहेगा। 3 वर्ष से पहले अगर 70 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनको पद छोड़ना होगा। ठीक है ना। पूर्व में ये देखिए 570 थी भाई, 570 थी, अभी 370 है। इंपॉर्टेंट है अपने को, अपने ये वाली याद रखनी है जो वर्तमान में है 370 वाली। 2019 के संशोधन के बाद में अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के अब पात्र है भाई, अब पुनर्नियुक्ति के पात्र है। पहले ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे। त्याग पत्र धारा 23 के तहत राज्यपाल को देते हैं। त्याग पत्र धारा 23 के तहत राज्यपाल महोदय को त्याग पत्र देते हैं धारा 23 के तहत। देखिए धारा 21 के तहत स्थापना, धारा 21 के तहत स्थापना है। धारा 22 के तहत क्या कर रहे हैं? धारा 22 के तहत ये देखिए, धारा 22 के तहत नियुक्ति हो रही है, वो भी राज्यपाल कर रहे हैं। और धारा 23 के तहत त्याग पत्र वो किसको दे रहे हैं? राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं, अभी बताए ना। और धारा 24 के तहत क्या हो रहा है? इनका कार्यकाल, मतलब 21, 22, 23, 24 चारों धाराएं पढ़ चुके हैं। 21 में स्थापना गठन, 22 में अभी बैठ गया है ना भाई, क्या हो रहा है? इनकी नियुक्ति हो रही है ना, इनकी नियुक्ति हो रही है। और 23 में इनका त्याग पत्र राज्यपाल को, और 24 में इनका कार्यकाल है। और हटाने की प्रक्रिया फिर से धारा 23 के अंदर ही दे रखी है, और वो भी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ध्यान ना, कदाचार, असमर्थता, दिवालिया, चित्त विकृत, लाभ का पद, ये आरोप लग जाए और फिर राष्ट्रपति महोदय ही इनको हटा सकते। मैं आपकी बात बताऊं, राष्ट्रपति ही देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को हटा दे, राष्ट्रपति है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त जो बनते हैं उनको भी हटाते कौन है? राष्ट्रपति। और अभी आया है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाते कौन है? राष्ट्रपति। देखिए इनकी सेवा और शर्तें भी राज्य सरकार तय करती है। यहां पर राज्य सरकार तय करती है भाई, देखिए राज्य सरकार तय करती है, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग वाले में कौन तय करता था? राज्यपाल तय करता। सेवा शर्तें धारा 25 के तहत राज्य सरकार तय करती है। वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, ठीक है ना, और सदस्यों को मिलेगा अन्य न्यायाधीशों के समान। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख के आसपास इनको मिलेगा, और इनको मिल जाएगा 225 के तहत। रिपोर्ट ये अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? 28 धारा 28 के तहत राज्यपाल को, ठीक है। और ध्यान रखना 1 वर्ष से पुराना ये मामला की जांच नहीं करता है। और मुझे आप बताइएगा लोकपाल है वो कितने वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं करता है, या फिर लोकायुक्त का और लोकपाल दोनों का बता देना आप साथ में। और इसकी स्वयं की जांच एजेंसी है। यही तो प्रश्न अभी पूछा था थोड़े दिन पहले, किसका प्रश्न आया था? ये सेकंड ग्रेड में आया था भाई, स्वयं की जांच एजेंसी से संबंधित, ठीक है ना। तो ये है भाई प्रश्न, तो देख लीजिएगा। त्याग पत्र राज्यपाल को, नियुक्ति राज्यपाल, पदावधि 370, ठीक है। संशोधन के बाद में अब अध्यक्ष सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र,
ठीक है, हटाता राष्ट्रपति है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कदाचार, असमता या फिर दिवालिया या फिर चित्त विकृत यानी कि मानसिक रूप से या फिर लाभ का पद धारण कर लिया, तो फिर ये आरोप लग जाए तो फिर इनकी जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जांच के समान, और फिर जांच होने के बाद में राष्ट्रपति महोदय इनको हटा देते हैं, और उसके बाद इनका वेतन है वो मुख्य न्यायाधीश के समान हाईकोर्ट के और अन्य न्यायाधीशों का, इन सदस्य के समान, सदस्य को वेतन है वो अन्य न्यायाधीशों के समान मिलता है। उसके अलावा प्रतिवेदन, यह प्रतिवेदन राज्यपाल को, यह भी प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं, 1 वर्ष से पुराना मामला नहीं देखते ये भाई साहब ये तो। और उसके अलावा हमने एक पढ़ा था, देखिए ये तो प्रतिवेदन इसको देते हैं, और एक प्रतिवेदन कहां गया, ये इसका, ये भी वार्षिक प्रतिवेदन, आरपीएससी वार्षिक प्रतिवेदन भी किसको देती है, राज्यपाल को देते हैं। और एक कौन सा था, एक अभी पढ़ा था ना हमने, ये वाला, इसमें तो प्रतिवेदन वाला कोई बात नहीं थी, मुख्यालय वगैरह ठीक है, राजस्थान निर्वाचन आयोग, अच्छा इसके अंदर प्रतिवेदन वाला बात नहीं थी ना। तो ठीक है भाई साहब, अब यही था भाई अपना लास्ट टॉपिक, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। हमने काफी कुछ इसमें पॉलिटी की एक बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है, टाइम काफी हो चुका है, अगले एक क्लास और ले लेते हैं, एक क्लास अगले और ले लेते हैं, ऐसी की ऐसी मैराथन, जो भी पीछे टॉपिक बचे यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है उनसे भी संबंधित एक मैराथन लेके आ जाते हैं, इसी हिसाब से सेट करके पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक साथ में, और एक राजस्थान पॉलिटी की क्लास और ले लेते हैं भाई, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत ना पड़े। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर जरूर, अगर नहीं किया है तो फिर कर लीजिएगा, अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, जिससे भी हम क्लास डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आने वाला है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जितनी भी जानकारी होगी वो वहां पर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप ऐसे ही अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा और ऐसा ही अपना जोश को भी बरकरार रखिएगा, और इन क्लासों को लगातार देखते रहिएगा और अपना फायदा उठाते रहिएगा इन क्लासों का, जिससे कि आपको एक फायदा हो, बेनिफिट मिले। और इन क्लासों को ध्यान रखिएगा, जितना हो सके आप जरूरतमंदों को तक पहुंचाने के या फिर शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ही हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और उसी हिसाब से क्लासें, आगे की क्लासें की रणनीति तय होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपका सपोर्ट हमारे साथ में है तब तक ये क्लासें ऐसे ही आती रहेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे ही क्लास चाहे इंडियन पॉलिटी हो या फिर राजस्थान पॉलिटी हो तो हम मिलने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने करंट अफेयर्स की दोनों क्लासें नहीं देखी हैं, और जो जनवरी से लगाकर अगस्त वाले वो भी देख लीजिएगा, राजस्थान करंट अफेयर्स की वो भी देख लीजिएगा, और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वो भी क्लास देख लीजिएगा, जनवरी से लगाकर अगस्त तक की। मंथली करंट अफेयर्स अपनी रोज आती है, रोज क्या हर महीने आती है, तो उन क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा, मिस न करें। और बाकी अब हिंदी की क्लास भी मैं एक लेकर आने वाला हूं, इसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए एक हिंदी की मैराथन क्लास लेके आने वाला है। या तो प्रश्न फॉर्मेट में लेके आ जाइए या फिर सभी टॉपिक को एक क्लास के अंदर समेट लेते हैं। आप बता दीजिएगा कैसी क्लास लेके आनी है, प्रश्न वाली लेके आनी है या फिर थ्योरी वाली लेके आनी है, पूरी संपूर्ण थ्योरी लेके आनी है हिंदी की, सामान्य हिंदी की, जो कि एक बहुत बड़ा रोल है इस भर्ती के अंदर। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।